उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ पर आकर जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके घर पे की गई पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ध्यान रखना। घर पे तो जो आपको पढ़ाई करनी है वो करनी ही करनी है, बैठ बैठ के, जितनी भी बीएसटी के अंदर। जैसा कि कहते हैं कि इनिशियल लेवल पर आप सभी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बनाए, तो वो अंडरस्टैंडिंग बनानी ही बनानी पड़ेगी। फिर बैठ के धीरे धीरे सभी टॉपिक्स के फीचर, इंपॉर्टेंसेस की हेडिंग्स याद करनी ही करनी पड़ेंगी। देन तीसरा काम आता है तुम्हारा केस स्टडी अटेम्प्ट करने का। तो केस स्टडी अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा। और बाद वाला सबसे आखिरी काम आता है याद करने का, जो अगर टाइम बचे तो करो और नहीं बचे तो कोई बात नहीं, हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स के अंदर बना के आ जाओ। अब यही बात मैं कह रहा था कि बेसिकली जिसने पूरे साल पढ़ाई की हुई है उसके लिए वो आखिरी कदम चलना आसान रहता है, लर्निंग का काम आसान रहता है, क्योंकि पहले से भी वो काफ़ी सारा लर्निंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो बेसिकली पूरे साल की गई पढ़ाई काफ़ी काम आती है, और जिसने नहीं की तो उसे उस चीज़ का नुकसान का खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए याद तो करना, सीधी सी बात। तो चलो खैर, बाकी जैसा कि मैं लेवल वाइज बात कर रहा था कि आपको करना क्या है, मैं कुछ किस तरीके से करा दूंगा सारी की सारी चीज़ों को, तो उसी बारे में सबसे पहले बात, ठीक है जी। जितने भी आपके सारे के सारे चैप्टर हैं उन सभी की सबसे पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है कि अलग अलग चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक है, उनका मीनिंग क्या क्या है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड सुनते के साथ ही आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये क्या है, जैसे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये नहीं पता है, तो मतलब ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी भी वर्ड का मतलब ही हमें नहीं पता, ठीक है जी। तो सबसे पहले हर एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी ही टर्म्स का मीनिंग आपको पता करना है। देन उसके बाद में आपके जितने भी पर्टिकुलर चैप्टर हैं, स्पेशली फर्स्ट बुक के अंदर, इवन सेकंड बुक के अंदर भी हैं इस तरह की चीजें। सेकंड बुक के अंदर फैक्टर्स ज्यादा हैं, जैसे कि शुरुआती चैप्टर के अंदर भी फैक्टर अफेक्टिंग हैं काफी सारे। फर्स्ट बुक के अंदर फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं, लिमिटेशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं। तो सभी प्रोसेस, लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस और फीचर्स की हेडिंग जरूर याद कर लेनी है। तो पहला काम अंडरस्टैंडिंग का, दूसरा काम हेडिंग याद करने का। अब ऑब्वियसली हेडिंग में अंडरस्टैंड करा सकता हूं, याद थोड़ी ना करा दूंगा, याद आप ही लोगों को करनी है। घर पे बैठ बैठ के हेडिंग्स को अच्छे से याद करने की कोशिश करें। कैसे याद कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और क्या तरीका अपनाया जा सकता है उस बारे में जरूर हल्की सी बात कर लूंगा, लेकिन याद तो आप ही को करना है। मेरा काम इस पहले स्टेप का है, मेरा काम इस तीसरे स्टेप का है। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है बेसिकली केस स्टडी अटेम्प्टिंग करना। कि केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, कि आमतौर पर सबसे पहली बात तो इस केस स्टडी अटेम्प्टिंग के अंदर हम ये चीजें कर जाएंगे कि नॉर्मली सीबीएसई कौन कौन से टॉपिक से जो कि है केस स्टडी पूछता है। जब हम बार बार बारंबार बहुत सारी केस स्टडीज करेंगे तो आपको खुद ब खुद भी आइडिया लगता चला जाएगा, दिमाग में बैठती चली जाएंगी बात कि ठीक है ये टॉपिक तो आपके बार बार आ रहे हैं। बाकी साथ के साथ जब हम चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बना रहे होंगे तब भी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई आमतौर पर इस टॉपिक से केस स्टडी आती है, इस टॉपिक से केस स्टडी आती है, ऐसे करके। तो केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करते हैं कि किसी भी केस स्टडी के अंदर कौन कौन से वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या हमें जवाब देना होता है, तो ये केस स्टडी अटेम्प्टिंग पे काम करना है। देन उसके बाद बात आएगी आप लोगों की लर्निंग की, कि जो आपकी हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन है, जो बहुत थोड़ी थोड़ी सी आपने पहले भी याद की होगी जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, तो एक्सप्लेनेशन को आपको याद करना है। ये काम भी मेरा नहीं है, ये काम भी प्योरली आप ही लोगों का है, क्योंकि बीएसटी है तो वैसे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही। एंड देन उसके बाद में एक पांचवी बात आएगी जिसमें मैं मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बात आ जाती है आपकी प्रेजेंटेशन की, जो मैं सबसे आखिरी क्लास में ही टेकअप करूंगा कि आमतौर पर आप किस किस तरीके से कैसी कैसी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन देकर, वही बादल सितारे डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर कैसे आप थोड़ा अच्छे तरीके से आंसर को प्रेजेंट करें कि आमतौर पर थोड़े घटिया कंटेंट में भी थोड़े अच्छे नंबर मिल जाएं हमें। खैर, तो इन 5 हिस्सों के अंदर बातें होंगी जहां प्रिलिमिनरी बातें हमारी चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग की ही रहेंगी। तो कर देते हैं शुरू जी चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो चैप्टर नंबर 1 एक सबसे ज्यादा एक ऐसा चैप्टर जो कि ज्यादातर सबने सबसे ज्यादा बार पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा कम वक्त लेने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 जहां सबसे पहले बातें यही शुरू होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, जो काफी ज्यादा आसान है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उस गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, वो भी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ। जहां एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम वक्त में चीजों को अटेंड करना, कम वक्त में चीजों को अटेम्प्ट करना और कम कीमत में अटेम्प्ट करना। इफेक्टिवनेस का मतलब तो होता है कि वेदर आप गोल को अचीव कर पा रहे हो या नहीं। जैसे एक मैनेजर को टारगेट दिया और वो अपना टारगेट ही अचीव नहीं कर पा रहा, माना वो वक्त कम ही लगा रहा है, माना वो कीमत यानी कॉस्ट कॉन्स्टेंट को भी ध्यान में रख रहा है। उसे शुरुआत में बोला गया था कि भाई आपको हर प्रोडक्ट को बनाते वक्त कॉस्ट बहुत ज्यादा ना लग जाए, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने में कई बार खर्चा ज्यादा लग जाता है। तो कॉस्ट कांस्टेंट को तो ध्यान में रख रहा है, कॉस्ट वो एक्सीड नहीं होने दे रहा, लेकिन इस चक्कर में
वो इफेक्टिवनेस में फेल हो गया, अगर यानी अचीवमेंट ही नहीं कर पाया जो उसे बोला गया था कि भैया 500 यूनिट जरूर बनानी है, उसने 500 यूनिट का ही प्रोडक्शन वो नहीं कर पाया, तो वो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर उसने गोल तो अचीव कर लिया, टारगेट जो दिया था वो तो अचीव कर लिया, लेकिन गिवन कंडीशंस में नहीं अचीव किया, जो वक्त दिया था, जो कीमत बताई गई थी उसमें उसने अचीव नहीं किया, तो वो एफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करते हो, वो भी एक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे करके बातें हैं। देन यही बचकानी सी बात है कि फीचर्स क्या हैं जो लगभग लगभग सभी चैप्टर में एक जैसे से रहते हैं, कि मैनेजमेंट की मदद से ही हम गोल्स को अचीव करते हैं, मेन हिस्सा हमारा रहता है गोल अचीव करना, तो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव का मतलब कि ये सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपका एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस सेक्टर, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरह का, या इवन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल वेलफेयर वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की नीड तो हर जगह ही पड़ती है। जैसे कि अक्सर एक लाइन बोली जाती है क्या, कि गॉड इज अ परवेसिव। इसका मतलब क्या हुआ? गॉड इज अ परवेसिव है, भगवान हर जगह है, तो मैनेजमेंट भी हर जगह है, मैनेजमेंट की भी जरूरत हर जगह पड़ती है आपकी, तो ये वाली बात है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल का मतलब इसके जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस मतलब कि जहां जहां आपको ध्यान देना है, डायमेंशंस का मतलब जो इसके किनारे हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, जहां जहां आपको ध्यान देना है, तो सिर्फ एक दिशा में ध्यान नहीं देना, मल्टीपल डायमेंशंस में आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं याद भी होगा कुछ बच्चों को तो जरूर, कि वो अलग अलग डायमेंशन मेनली हमारी पढ़ाई के अंदर क्या क्या थे, बताओ क्या क्या थे? हाँ, तो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, और इन सभी बातों का हल्के वर्ड्स के अंदर मतलब क्या था, अगर मतलब की बात करें, क्योंकि फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ही काम कर रहे हैं हम लोग, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब था? हाँ सही बात है, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर बेसिकली हम सारे के सारे अपने मेनली टारगेट्स की बातें करते हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, मेनली एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें मशीन, रॉ मटेरियल जैसे रिसोर्सेज भी आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स भी तो आएगा, हमारे एम्प्लॉयज भी तो आएंगे, तो उस काम को करने के लिए जो लोगों की जरूरत पड़ती है, लोगों की जो हम ड्यूटीज रिलेशनशिप क्लियर करके देते हैं, उन्हें जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बताते हैं, तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर है। हमने सपना देख लिया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क कर लिया, उस वर्क को अचीव करने के लिए लोग भी डिसाइड कर लिए कौन कौन चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर आ गया। लेकिन जब बात आएगी ग्राउंड लेवल पर, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशंस क्या फॉलो करने हैं, यानी स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, प्रॉपर्ली ऑपरेशंस कौन कौन से फॉलो किए जाएंगे, जो इनिशियली हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो वो आपके मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर कवर होता है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, जिसमें 3 डायमेंशंस की ही मेनली बातें की जाती हैं। ये तो काफी ज्यादा आसान बात है, हर किसी दूसरे फीचर्स में तो आ जाता है ये कि कॉन्टिन्यूअस है कि एक बार नहीं करना, बल्कि बारंबार बार बार आपको करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट कोई आइसोलेशन में नहीं होता। आइसोलेशन मतलब कि अकेले बैठे हैं, अकेले ही मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसका? अपना, ऐसे तो नहीं होता। आमतौर पे मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप किसी टीम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, जहां पर काफी सारे नंबर ऑफ पर्सन होंगे, यानी इन शॉर्ट टीम एक ग्रुप की एक्टिविटी है, ये ग्रुप एक्टिविटी है जिसका कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसको अचीव किया जाता है। तो एक ग्रुप होता है, टीम होता है, जिसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स के केस में हम एक वर्ड भी यूज करते हैं, नाम से तो समझ में आ ही गया है कि मैनेजमेंट दिखता तो नहीं है, मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, अकाउंट्स में ही पढ़ते हैं इंटेंजिबल एसेट, जो दिखते तो नहीं है लेकिन जिनका क्या, हाँ, इफेक्ट होता है, और इफेक्ट का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो कई बार इस तरह की लैंग्वेज भी केस स्टडी के अंदर आ जाती हैं कि कोई चीज है, कोई कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, कोई चीज है, कोई आइटम है, कोई तो चीज ऐसी है जो दिखती नहीं है, लेकिन जिसका बेनिफिट एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉपर वे में हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिसका बेनिफिट महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे में कौन सा फीचर यहां पर डिपिक्ट हो रहा है मैनेजमेंट का? तो इंटेंजिबल फोर्स, तो जिसका बेनिफिट हम फील कर सकते हैं, बेनिफिट कैन बी फेल्ट, लेकिन वो चीज नजर नहीं आएगी, उसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसको इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं हम। देन उसके बाद में फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। हाँ भैया, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, जहां फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कुछ और नहीं बल्कि, हाँ, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हाँ बोल लेते हैं, बाकी मेनली वो इंपॉर्टेंस में है। ठीक है, कि मैनेजमेंट की मदद से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ऐसे करके वो इंपॉर्टेंस में है, मेन पॉइंट, ऐसे करके बातें हैं। ठीक है जी, क्या हाल है भैया, लेट हो गए? परंपरा अनुसार परंपराएं तोड़ दो थोड़ी, हैं? खाना खा रहे थे?
हाँ, अभी एक आधे भी हैं, उनका भी मैसेज आया था कि खाना बन रहा है, इसलिए हम भी अभी आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो कब तक खाना बनेगा, वो कब तक आएंगे। खैर, तो देखो फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट अपने माइंड के अंदर इसी तरीके से रिटेन करना है आपको कि मैनेजमेंट के फीचर अलग चीज है और फंक्शंस तो कुछ और नहीं बल्कि हमारे जो सिलेबस में अलग अलग चैप्टर हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो यही है आपके फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा बार जो केस स्टडी आती है वो इसी तरीके से आती है, जहां पर केस स्टडी के अंदर बोल दिया जाता है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे करके बोल दिया जाता है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फिर ब्ला ब्ला कुछ भी लिखा रहता है। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी, बल्कि इन्हीं सारे के सारे जो चैप्टर के नाम हैं इनमें से किसी एक का नाम लेना होता है। जहां सभी का मतलब उम्मीद करता हूं पहले से ही जानते हैं हम। प्लानिंग का मतलब पहले से ही प्लान करना, थिंक इन एडवांस, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, गोल्स को सेट करना, कैसे आप उसे अचीव करोगे, एक पाथ डिसाइड करना, किस तरीके से चीजों को चलाओगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर मेनली हम क्या करते हैं, जो हमने प्लानिंग की थी जो लगभग एक बंद कमरे के अंदर ही की होगी, क्या एक बंद कमरे के अंदर बैठकर प्लानिंग की जा सकती है? हाँ की जा सकती है, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजिंग बंद कमरे में की जा सकती है? तो ऑब्वियसली नहीं। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप के अंदर तो जो हमने प्लान किया था उस काम को करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी, उन रिसोर्सेज को अरेंज करने से लेकर, अब रिसोर्सेज कौन से हुए, मशीन, रॉ मटेरियल कहां से खरीदेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो बेसिकली उन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारे एम्प्लॉयज के डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएट करना, साथ ही साथ उनके बीच के वर्किंग रिलेशनशिप्स क्लियर करना, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कवर हो जाती हैं, ध्यान रखना। तो वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर करना, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, तो वो सब कुछ हमारे ऑर्गेनाइजिंग स्टेप के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद में स्टाफिंग, जहां स्टाफिंग का मतलब आम भाषा में काफी कम शब्दों के अंदर तो यही है, क्या, एम्प्लॉइज वगैरह रखना। हालांकि एम्प्लॉय रखना, साथ ही साथ एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, उनकी प्लेसमेंट, कंपनसेशन, सैलरी वगैरह पे करना, सब कुछ स्टाफिंग में ही आ जाता है, जिसको कि एक कॉमन वर्ड में ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, जो इस चैप्टर के अंदर हम बातें बोलते भी हैं। डायरेक्टिंग, जहां मेनली यहां इस स्टेप से ही तो मेनली काम होना शुरू होता है, अब से पहले काम थोड़ी ना होता है, मेनली यहां से काम होना शुरू होता है। एक्शंस की जो बिगिनिंग होती है वो यहां से होती है, यहां तो सोच रहे थे काम करने की, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में तो सिर्फ रिसोर्सेज जुटा रहे थे, स्टाफिंग में तो सिर्फ एम्प्लॉइज रख रहे थे हम, मेनली काम कहां से शुरू होता है, यहां से। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, ऑर्डर देना। तो ऑर्डर देते वक्त ऑब्वियसली हम किन बातों का ध्यान रखते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल्स का, मोटिवेशनल स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, यही कारण है ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। तो लोगों को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, ये सारी सारी चीजें यहां इस चैप्टर में आती हैं। और सबसे आखिरी में कंट्रोलिंग, यानी कि चेक करना परफॉर्मेंस पर, तो ये कंट्रोलिंग। तो बेसिकली मेन मुद्दे की बात यहां इस टॉपिक से आपको सबसे ज्यादा मेनली तो ये याद रखना है, जब कहीं भी ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन वर्ड आया अगर केस स्टडी के अंदर, तो तब बेसिकली इन पांचों में से ही आपको कोई ना कोई एक नाम लेना होता है, ध्यान रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो काफी हद तक फीचर के जैसा सा भी रहेगा, कि आमतौर पर मैनेजमेंट की मदद से आसानी से ग्रुप गोल अचीव कर लिए जाते हैं। एक इंडिविजुअल गोल होता है जो पर्सनल लेवल पर होते हैं, जो एम्प्लॉइज के होते हैं। यहां बात कर रहे हैं ग्रुप गोल की। ग्रुप गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म तब करेगी जब कंपनी के सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो सब मिलके परफॉर्म करेंगे, तो ग्रुप गोल। इसी की मदद से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी का मतलब जानते हैं हम लोग, कम कीमत में प्रोडक्ट बनाना और सही वक्त पे सामान तैयार करना। तो मैनेजमेंट की जब अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करेंगे तो एफिशिएंटली काम होगा। ये क्रिएट कर देता है एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अगर मार्केट में यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमारे चैप्टर नंबर तीसरा, चैप्टर नंबर थर्ड, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में अलग अलग डायमेंशन होते हैं हमारे, उनमें लगातार बदलाव आते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो बेसिकली उस बदले हुए एनवायरनमेंट के अंदर भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर हम प्रॉपर वे में मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। तो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना देता है। डायनेमिक मतलब अगर मार्केट में कोई भी बदलाव आएगा तो हम भी इजीली उससे कॉप अप कर पाएंगे काफी आसानी से। जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं पर्सनल गोल भी कह सकता हूं। एक चीज होती है ग्रुप गोल, एक होता है पर्सनल गोल। अब ग्रुप गोल के बारे में मैं बात कर रहा था ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, जो कि है कंपनी को ग्रो कराना। लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, एक इंडिविजुअल पर्सनल एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है कि एम्प्लॉई की भी तो ग्रोथ होनी चाहिए, एम्प्लॉई की भी तो सैलरी हाइक होनी चाहिए, एम्प्लॉई को भी तो प्रमोशन मिलना चाहिए, उसको भी तो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मिलना चाहिए। जब हम मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एक स्टाफिंग की बातें करते हैं, तो स्टाफिंग के अंदर ऑब्वियसली हम इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो एम्प्लॉई हैं उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव साथ के साथ अचीव होते रहें विद ग्रुप गोल। कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करे ही करें, लेकिन जो उसके अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज हैं उनके भी अपने पर्सनल लेवल पर बेनिफिट उन्हें मिलते रहें। और साथ ही साथ ये पॉइंट भी हाँ होता तो है
डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हालांकि आमतौर पर मैनेजमेंट के अंदर एक जो सबसे ज्यादा एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है असल जिंदगी के अंदर, तो वो यही है कि आमतौर पर मैनेजमेंट करते वक्त जो एक मैनेजर है वो सोसाइटी की भी डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचता है। तो क्या ऐसा होता है, तो रियल लाइफ में असल जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर ध्यान दिया तो जाना चाहिए। और यही कारण है कि क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में भी अलग से एक चैप्टर बना दिया था तुम्हारे इस चीज का। कौन सा? बस हो गए हक्के बक्के। तो भैया एक चैप्टर था आपका पूरा का पूरा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, जिस चैप्टर के अंदर बस यही सारा बखान किया गया था कि एक बिजनेस को क्यों सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्यों सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। एक लाइन में तो जवाब यही है कि भाई सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना पैसा बना रहे हैं तो सोसाइटी के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हालांकि थियोरिटिकल बात है, कुछ हद तक काफी कंपनीज क्या करती भी हैं या नहीं, तो करती हैं। और जो नहीं करती तो क्या सरकार उनसे करवाती है या नहीं, क्या सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया हुआ है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी ही पड़ेगी, आपको डोनेशन देनी ही पड़ेगी। डोनेशन वैसे तो एक वॉलंटरी कंसेप्ट है कि भाई डोनेशन देनी है नहीं देनी, तुम्हारी मर्जी, देनी हो दो, नहीं देनी है मत दो। लेकिन क्या सरकार ने कोई लॉ बनाया हुआ है कि नहीं डोनेशन करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे नहीं करोगे तुम डोनेशन, ऐसा कुछ बोला हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल बोला हुआ है। हालांकि क्या सभी कंपनीज के लिए बोला हुआ है, तो ऑब्वियसली नहीं भाई, छोटी कंपनी तो छोटी कंपनी है, मिड कंपनी नहीं, उन्हें भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने करोड़ों का टर्नओवर है इनका, तो थोड़ी बहुत छींट इधर उधर भी गिरा दें, सीधी सी बात है। तो इनके लिए कानून बनाए हुए हैं कि अपने नेट प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूर लगाओगे, और ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो पेनल्टी डाल देंगे आपके ऊपर। तो डोनेशन को भी कंपलसरी बना दिया, लेकिन सिर्फ बहुत बड़ी कंपनीज के लिए। कौन सी बड़ी कंपनीज के लिए, वो मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो देखिए ये अलग अलग चीजें हैं। एक है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और घर पर जाकर करना क्या है, इनको बाइफरगेट करें कि फीचर्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है। जहां सिमिलैरिटी किन में है सबसे ज्यादा, तो ये जो फीचर्स हैं और ये जो इंपॉर्टेंस हैं, इनके अंदर काफी सिमिलैरिटी है। फंक्शन तो बिल्कुल अलग है। फंक्शन तो ये जो हमारे चैप्टर के नाम है ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा लेवल्स की बात करेंगे तो लेवल भी बिल्कुल अलग है। ये पिरामिड बचपन से पढ़ी रही है, मतलब 12वीं के बचपन से, शुरुआत से ही बार बार आ जाता था। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, नाम से भी जानते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा निचली हायरार्की के लोग मैनेजमेंट वाले एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर टॉप लेवल सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मिडिल लेवल के अंदर डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड एग्जिस्ट करते हैं, यानी प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब कहाँ फॉल करेंगे, मिडिल लेवल पर फॉल करेंगे। एग्जाम के हिसाब से इनके बेसिकली आप लोग थोड़े बहुत फंक्शन भी लर्न कर सकते हैं कि आमतौर पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर ये जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं इनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो हम काफी हद तक थोड़ा बहुत तो अंदाजा भी लगा सकते हैं। मिडिल लेवल वालों का क्या काम है, ऊपर से ऑर्डर लेना और उस काम को नीचे एग्जीक्यूट करवाना। मिडिल लेवल वालों का और सबसे ज्यादा बड़ा मेन काम क्या है, ये लिंक है किसके बीच में, ऊपर वाले और नीचे वालों के बीच में, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। लोअर लेवल वालों के कोई भी ग्रीवेंसेस होंगी, समस्याएं होंगी, तो उसको ऊपर शिफ्ट करना। टॉप लेवल वालों के क्या जिम्मेदारियां हैं, तो ऑब्वियसली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्रिएट करना, एक कंपनी के बड़े लेवल के डिसीजंस लेना, स्ट्रेटेजीज तैयार करना, और उसको वाया डिसेंट्रलाइजेशन धीरे 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 निचले लेवल पर लेके आना कि भाई धीरे धीरे हमारे पास में जो पावर है वो हम धीरे धीरे बांटेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे, लोअर लेवल तक बार बार पावर को पहुंचाएंगे। तो ये टॉपिक तो उम्मीद करता हूं सबसे ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर फोरमैन और सुपरवाइजर आते हैं, ये भी एक मैनेजमेंट टीम का ही हिस्सा होते हैं। लेबर कहाँ आती है, एम्प्लॉय कहाँ आते हैं? तो बेसिकली जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज हैं, वो तो कोई मैनेजमेंट का हिस्सा होते ही नहीं है, तो वो कहीं भी नहीं आते हैं, वो इस पिरामिड के नीचे बैठे हुए दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन एम्प्लॉय के ऊपर ये तीनों के तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। जहां ये एम्प्लॉय के ऊपर इमीडिएट सबॉर्डिनेट कौन है, ये सुपरवाइजर खड़ा रहता है ना आमतौर पर सभी लेबर के ऊपर देखने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो लेबर है वो एम्प्लॉय है, वो कहाँ है, वो इस पिरामिड में है ही नहीं, इसके नीचे है। ठीक है, ओके तो ये वाली बातें हैं। खैर देन उसके बाद में सबसे आखिरी एक ये कोऑर्डिनेशन, नाम से क्या समझ में आता है, पता ही है हमें कि चीज़ों के बीच में एक समन्वय, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके चलना। बैलेंस कि ये जो जितने भी सारे के सारे अलग अलग फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, जिन्हें आगे चलकर चैप्टर की फॉर्म में पढ़ते हैं हम। प्लानिंग हुआ, देन उसके बाद में चीजों को जुटाते हैं हम, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, देन एम्प्लॉय को रखते हैं, अगर अंडर स्टाफिंग है, ओवर स्टाफिंग है तो ले ऑफ करते हैं, उनके ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर ऑर्डर देते हैं सही तरह से, लीडरशिप और मोटिवेशनल स्किल्स का ध्यान में रखते हुए आखिरी में परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो ये सारे के सारे काम सिस्टमेटिक वे में करने होते हैं, बैलेंस्ड वे में करने होते हैं। ऐसा तो नहीं कि प्लानिंग के बाद सीधा स्टाफिंग कर दी,
बीच में ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी आपको। ऐसा तो नहीं प्लानिंग के बाद सीधा कंट्रोलिंग करोगे, किस चीज की कंट्रोलिंग, किस चीज को चेक करोगे, काम तो कुछ किया ही नहीं है। खैर, तो मतलब ये चीजें की सारी प्रोसेस वाइज चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, और इन चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना काफी ज्यादा जरूरी है, बैलेंस मेंटेन होना काफी ज्यादा जरूरी है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स जो बाइंड करती है इन सारी की सारी एक्टिविटीज को, सारे के सारे फंक्शंस को, जिसके फीचर्स भी पढ़ सकते हो। ऐसा सही है जैसे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स ही हैं कि ग्रुप एफर्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव फंक्शन है, तो लगभग लगभग कुछ ऐसी ही चीजें हैं। इंपॉर्टेंस है सबसे आखिरी टॉपिक एक हमारा, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस क्या कि आमतौर पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट किन ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है। अब एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, गिने चुने एम्प्लॉइज हैं, क्या वहां इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? तो जवाब है ना, वो तो खुद ही 2 मिनट में बात कर लेंगे, ऐसे आवाज लगा के तो दूसरे को बुला ही लेंगे। छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता चला जाता है तो उतनी ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती चली जाती है। एक कंपनी जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो वहां तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला पॉइंट ये जो होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी। साइज कम है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी कम है। खैर, देन इसके बाद में देखो, एक फैक्टर तो होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फैक्टर हो जाता है हमारा स्पेशलाइजेशन। अगर आप स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, जिस सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं, आप काम को अलग अलग हिस्सों में बांटोगे जरूर, आप काम को अलग अलग हिस्सों में बांटोगे जरूर। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही सबसे पहला प्रिंसिपल तो सभी को याद होगा मेरे ख्याल से, कौन सा? डिवीजन ऑफ वर्क। यही तो बोलते हैं हम कि काम को एक ही इंसान से नहीं कराएंगे, काम के अलग अलग हिस्से तोड़ देंगे जॉब्स की फॉर्म में, और एक नेचर के काम को एक इंसान से कराएंगे और बार बार उससे वही काम कराएंगे जिससे कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाए, स्पेशलिस्ट हो जाए। अब अगर काम को ऐसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ दोगे आप, तो अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे, आपके अलग अलग पार्ट्स बन जाएंगे, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी स्पेशलाइजेशन नहीं, इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दे रहे आप, तो बेसिकली उस सिचुएशन में अलग अलग हिस्सों में नहीं टूटेगा आपका प्रोसेस, तो आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो जितना ज्यादा आप स्पेशलाइजेशन की जरूरत महसूस करेंगे, तो उतना ज्यादा आपकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ती चली जाती है। और इसी ही पॉइंट में एक और बात भी आती है। एक तो बात आती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप एम्प्लॉइज के बीच में ही वर्क को बांट देते हो। अगली बात, कई बार हम स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट लेने के लिए एक्सटर्नल पार्टीज से भी कॉन्टैक्ट करते हैं। किसी लीगल मुद्दे में किसी एडवोकेट से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, किसी सीएस कंपनी सेक्रेटरी से ले रहे हैं, किसी टैक्सेशन के मुद्दे से में किसी सीए से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में टाइम टू टाइम उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि अगर किसी सीए से हम अपना कुछ काम करवा रहे हैं, तो अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि भैया बातचीत करते रहना उनसे कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, कैसे काम करने को कह रहे हैं, तो बातचीत करते रहना। बातचीत करने का मतलब वही कि बैलेंस आउट जो चीज़ों को है बैलेंस करते रहना, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रहना। तो उस सिचुएशन में भी ये वाली बात आ जाती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये फंक्शनल डिफरेंशिएशन यही है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम है, फंक्शंस हैं, उनको अलग अलग अगर बांटोगे, सेल्स का सारा हिसाब किताब अलग, फाइनेंस का सारा हिसाब किताब अलग, अकाउंट्स का सारा हिसाब किताब अलग, अगर आप इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस बांटोगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस सिचुएशन में सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत बनने वाली है आपकी। लेकिन अगर आपका एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या मतलब, ये एक एक एम्प्लॉय भी रखोगे, ऐसे सैलरी बहुत बढ़ेगी, तो आमतौर पे वहां पे तो एक ही होता है, बस एक। कौन है तू? मैनेजर। क्या करना है तुम्हें? सब देखना है सब देखोगे, सेल्स भी तुम देखोगे, सही टाइम पे माल भी खरीदना है, तुम्हें ही खरीदना है, एडवर्टीजमेंट भी तुम ही देख लेना, आसपास में बैनर वैनर छपवाने कब करवाने। तो आमतौर पे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ही होता है, बस मैनेजर। अलग अलग फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाए जाते। तो जितना ज्यादा फंक्शनल डिफरेंशिएशन आप करोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत लगेगी। कम करोगे फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो कम जरूरत पड़ने वाली है। हो गई बात खत्म, हो गई चैप्टर नंबर 1 की बात खत्म। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर यही है, अंडरस्टैंडिंग की बात मैंने कर ली। एक बार आराम से इसे देख लें, अगर किसी टॉपिक के अंदर कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें। थोड़ा थोड़ा वक्त मैं दे रहा हूं हर स्लाइड पर, तो थोड़ा थोड़ा रीड कर लें, और अगर कोई बात पूछनी होगी तो पूछ लें, नहीं तो मैं बढ़ूंगा आगे। सही बात है, चलो खैर ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 की बात हो गई मेरी, देन उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, क्या चैप्टर नंबर 2? नहीं, चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 2 करेंगे कल। कल हम चैप्टर नंबर 3 पर आ रहा हूं मैं। चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, तो जरा सुन लेते हैं आराम से। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करने वाली जितनी भी सारी की सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी बिजनेस के अंदर की होती हैं, इंटरनल होती हैं। हमारी बिजनेस की पॉलिसीज, हमारे बिजनेस का इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे बिजनेस के अंदर का कम्युनिकेशन चेन, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में। क्या ये चीजें हमारे
बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं या नहीं? तो बेशक करती हैं, काफी ज्यादा करती हैं, और हम चाहते हैं ये अच्छे से अच्छे रहें, ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर अच्छे से अच्छा रहे, कम्युनिकेशन फ्लो में रहे, तो ये सारी चीजें हम अच्छा चाहते हैं और ये हमारे कंट्रोल में है। वो चीजें नहीं पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में मेनली वो चीजें जो एक्सटर्नल हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डायमेंशन के तौर पर उम्मीद करता हूं ज्यादातर सभी को याद होगा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आता है कि भाई इकोनॉमी में पॉलिटिक्स बदल रही है, केजरीवाल जी चले गए हैं, मोदी जी के नाम पर कोई और आने वाला है, अभी तक आई नहीं है, बट ठीक है, इससे चीजें बदलती हैं, हमारा बिजनेस भी इंपैक्ट होता है। मार्केट में टेक्नोलॉजी बदल गई है, ठीक है जी, और ये चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं होती ऑब्वियसली, ये तो मार्केट में कोई बदलाव आ रहा है जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते कि ये चीजें मार्केट में ना बदले, हम रोक नहीं सकते। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सबसे पहली बात तो मतलब क्या होता है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे की बात कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और क्या हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेंगे? यस, काफी ज्यादा इंपैक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन की आ जाती है, इसमें सारे फैक्टर्स की बातें करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट हमको इंपैक्ट तो जरूर करेंगे। मेन हिस्सा जो कि इस चैप्टर के अंदर है वो क्या, डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां डायमेंशंस के अंदर मेनली हम अलग अलग हिस्से बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या, सोशल एनवायरनमेंट क्या, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या और लीगल एनवायरनमेंट क्या। इसको बहुत अच्छे से करना है आप लोगों को, मेनली यहीं से ही आपकी केस स्टडी बन के आती है। इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बन गई, थोड़ा थोड़ी सी चीजें अगर हमें याद हो गई, तो केस स्टडी काफी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है कि मेनली जो हमारी इकोनॉमी में चल रहा है, देश में अगर कोई मेजर बदलाव चल रहा है, महंगाई आती जा रही है, इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, आर्थिक मंदी आ रही है, वो चीजें यहां पर डील की जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तो मेनली हमारी जिस इंडस्ट्री में हम बिलोंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आ रहा है। टेक्नोलॉजी का मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने का तरीका, अगर उसके तरीके में कोई बदलाव आ रहा है, पहले बेसिकली ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन होने लगा है, पहले ऑनलाइन होता था अब एआई से होने लगा है, तो अगर इस तरीके से मेथड ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी बदल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के जो कि सोसाइटी है उसके बिलीव्स भी हमें काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर काफी हद तक जो मेन मेन फेस्टिवल्स होते हैं वो आमतौर पर कौन से होते हैं, मतलब अगर हिंदू की बात की जाए तो ऑब्वियसली दिवाली होती है, होली होती है, मेन होते हैं, लेकिन क्या थ्रू आउट द इंडिया, पूरी इंडिया के अंदर ऐसा चलता है? तो ऑब्वियसली नहीं। इन चीजों की बातें क्यों की जाती हैं आमतौर पर बिजनेस के अंदर? क्योंकि जैसे आमतौर पर एक एम्प्लॉय को हमें बोनस वगैरह देना होता है, ठीक है, सीधी सी बात है, कब देते हैं? तो हिंदूज के केस में, तो हिंदूज के केस में जो उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दिवाली होता है, तो दिवाली पे दे देते हैं। लेकिन क्या साउथ इंडिया के अंदर भी क्या दिवाली पे दोगे क्या बोनस? तो ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली वो बड़ा फेस्टिवल है, बट उनके दूसरे भी फेस्टिवल हैं जो उनके लिए इससे भी ज्यादा बड़े माने जाते हैं। वेस्ट बंगाल में जाके आप दिवाली पे दोगे बोनस? नहीं दिया जाता दिवाली पर बोनस, ठीक है जी। उनके दूसरे आपके मेन फेस्टिवल्स हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनको दो दो बार बोनस दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें फिर ये भी चीजें आ जाती हैं कि भाई मेनली अगर कोई दूसरा रिलीजन होगा, कोई दूसरे एरिया होगे, तो वहां पर कोई दूसरी चीजें हो सकती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती होंगी। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यही कि जिस सोसाइटी के अंदर आपका बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके जो सोशल बिलीव्स हैं, जो उनके कस्टम हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उन चीजों को भी अप टू एन एक्सटेंट आपको अंडरस्टैंड करना होता है। आप बिल्कुल ही इमेच्योर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बोल बोल के बिजनेस नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस को बहुत इंपैक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सरकार में कोई बदलाव, सरकार की एक चलने की टेंडेंसी, यानी कौन सी ऐसी सरकार है जो कि पुअर सेक्शन को के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, कौन सी ऐसी सरकार है जो रिचर क्लास के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। तो हर एक सरकार की अपने चलने का तरीका होता है। तो आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट, यहां पर मेनली बातें की जाती हैं आइडियोलॉजी ऑफ अ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट के चलने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं। जैसे कुछ सरकारें ऐसी होती हैं, कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर सरकार बिल्कुल स्टेबल रहती है। पाकिस्तान तो नहीं, पाकिस्तान तो बहुत बुरा है इस मामले में, इनस्टेबल गवर्नमेंट है ना। वहां पर तो कभी भी सरकार बनती है, ज्यादातर उनकी तो हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि जो भी पीएम बनता है उसको 5 साल होते ही नहीं है पूरे, और वो भी मतलब ठीक है, मतलब अपनी इंडिया में ऐसा कब एक आधी बार हुआ है, बट आमतौर पर मतलब ठीक है, मतलब ऐसे उड़ा तो नहीं देते। वहां पर तो पता ही नहीं क्या हो जाता है। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी टर्म पूरी की, नहीं कर ही नहीं पाए, और उससे पहले मतलब दुनिया से ही गायब हो गए, क्या कर सकते हैं। खैर, और मैं तो बात कर रहा था कि कहीं पर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, जैसे कि चाइना हुआ, रशिया हुआ, वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। क्या इसका बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक फायदा है या नुकसान? तो बेशक फायदा है।
हालांकि उस कंट्री के लिए नुकसान है क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। खैर, तो ये सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर तो सारी कानूनों की बातें आती हैं कि सरकार ने कोई नया कानून लेके आई है या कोई नई रेगुलेशन लेके आई है, तो ये सारी की सारी बातें जिन्हें शॉर्ट्स के अंदर फटाफट से एक बार जरा देख लें। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं, चुप हो जाएं, जहां महंगाई की बातें, मनी सप्लाई लेवल, जो सारी सारी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं हम कि प्राइस लेवल जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसको महंगाई हम कह सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम जो एक कंज्यूमर की होती है, जैसे कि रिसेंट बजट के अंदर भी ये वर्ड खूब यूज किया गया था डिस्पोजेबल इनकम की। हम ये जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो बोला गया कि जिससे कि जो कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ सके, इंक्रीज हो पाए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो एक पर्सन के पास में इन हैंड बचती है आफ्टर पेइंग टैक्स। तो टैक्स इसलिए इतना ज्यादा कम कर दिया गया और 12 लाख तक नील टैक्स कर दिया गया, जिससे कि लोगों के पास ज्यादा पैसा बच सके, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम यानी ऐसी इनकम जो वो खर्च कर सकते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सके, जिससे वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के साथ साथ फिर कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो सब बढ़िया होगा, पॉवर्टी लेवल भी कम होंगे। तो मतलब बातें तो अच्छी अच्छी बोली जा ही सकती हैं, सीधी सी बातें सारी की सारी ये इकोनॉमिक चीजें हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। सोशल एनवायरनमेंट में कस्टम्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर, सोशल ट्रेंड, जो हम दिवाली होली की कुछ बातें कर रहे हैं तो वो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर तो इंप्रूवमेंट और इनोवेशन इन अ मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया या फिर ऑनलाइन से अब तो सीधा एआई हो गया, तो ऐसे करके कुछ बातें। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी स्टेबिलिटी, कि आमतौर पर गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है, या उनके चलने का तरीका क्या है, यानी कि आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर तो जितने भी लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब कानून, लेजिस्लेशन मतलब कानून, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर सरकार ने या कोर्ट ने पास किए हैं, कोर्ट ऑर्डर हैं, कोर्ट जजमेंट्स हैं, वो सारी सारी चीजें आपकी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, जब आप ये पहला काम कर रहे हैं ना, और पहला काम किया जो कि क्लास की शुरुआत में मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग का, तो उस दौरान कोई भी सेकंड स्टेप कि है ये पढ़ने से क्या होगा, पेपर में तो केस स्टडी आएगी, तो वो वाला काम नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जब आप अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो तो सिर्फ वो चीजों को समझना है कि भाई इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, और टाइम के साथ में इन चीजों को माइंड में रिटेन करना है। पहले ये रिटेन करना है, फिर उसके बाद में फीचर्स, इंपॉर्टेंसेस की हेडिंग्स याद करनी है, फिर उसके बाद में तीसरा काम होगा कि आप केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करेंगे, जो कल की क्लास के अंदर थोड़ा सा करेंगे भी। आज की क्लास में जितना ज्यादा स्ट्रांगली चीजों को देखकर घर पर जाकर आप रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा कन्वीनियंटली, आसानी से आप कल की क्लास के अंदर केस स्टडी अटेम्प्ट कर लोगे, खुद से ही जवाब दे दोगे। खैर चलो छोड़ो, आ जाओ। तो खैर हाँ भैया, इसमें कोई बात पूछनी है तो फटाफट से किसी पूछ लो, ठीक है जी। नहीं, खैर, तो बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद में ये इंपॉर्टेंस वाला हिस्सा भी आता है कि आमतौर पर बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों एनालाइज करना इतना ज्यादा जरूरी है, जो भी आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत ज्यादा आसान ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो मार्केट में कई बार कुछ पॉजिटिव साइंस हम लोगों को मिलते हैं कि ठीक है, अच्छे दिन आ रहे हैं, है ना, मोदी जी आ गए हैं, है ना। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज को वक्त से पहले ही अगर कोई पहले से ही एसेस कर ले तो उनका बेनिफिट ले सकता है। मार्केट में टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव आने वाला है, सरकार में बदलाव आने वाला है, कोई अच्छा कानून आने वाला है या कोई नेगेटिव कानून आने वाला है, तो कुल मिला के पहले से ही एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं तो अपॉर्चुनिटी हमें पहले से ही मिल जाती है, और कई बार नेगेटिव न्यूज भी पहले से मिल जाती हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल भी मिल जाते हैं। तो नेगेटिव न्यूज का मिलना, पॉजिटिव न्यूज का मिलना वक्त से पहले अच्छा ही है। और ये वक्त से पहले मिलेगी कब? जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को ध्यान से देखते रहेंगे, थोड़ा सा अप टू डेट रहेंगे। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते वक्त अप टू डेट रहना पड़ता है अपनी इंडस्ट्री से। अपकमिंग कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी चेंजेस आना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस चीज को पहले से ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं, तो चीज आसान बन जाती है। इससे रिसोर्सेज यूजफुल वे में इस्तेमाल कर पाते हैं, वेस्टेज कम हो पाती है। अगर मार्केट में कोई भी बदलाव आता है अचानक से तो उसको कोप अप भी कर लेते हैं। हाँ, वाई नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, कोपिंग, तो उसे कोप अप भी कर लेते हैं। कोप अप करने का मतलब क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। मतलब कोप अप करने का मतलब उनसे डील कर लेते हैं, उनके जो भी चैलेंजेस हैं उनको आसानी से अडॉप्ट कर पाते हैं, तो ये वाली बात, हाँ वही मिल पाते हैं। चलो खैर ठीक है जी। इसके अलावा प्लानिंग करने में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में काफी आसानी रहती है जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लेते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है हमारी।
क्योंकि नुकसान होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, पहले से ही वार्निंग सिग्नल हमें मिलते रहते हैं। खैर, देन इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर सबसे आखिरी चीज जो कि है डिमोनेटाइजेशन, जो पता ही है ज्यादातर सबको, है ना, एक बड़ी तबाही शाम को 8 बजे आई थी, है ना, 2016। तुम्हारा बर्थडे है 8 नवंबर, अच्छा जी। सही है। तो मोदी जी ने स्पेशल पर्सनल गिफ्ट दिया था तुम्हें, है ना, बताओ, डिमोनेटाइजेशन के दिन बर्थडे। तो फिर तो बर्थडे पार्टी के लिए जो जो खर्चा करके आए होगे अगर 500 1000 के नोट की टर्म में, तो बाद में तो बहुत खुशी हुई होगी कि वाह चलो कुछ तो निकल गए। ठीक है, चलो खैर, तो इसका मीनिंग सबके सब जानते ही हैं कि भाई 500 1000 के नोट जो कि बैन हो गए थे, दो लार्जेस्ट डेनोमिनेशन के नोट 500 और 1000 के जो डीमोनेटाइज हो गए थे, यानी उसके बाद से वो लीगल टेंडर के तौर पर एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते थे, मनी सप्लाई का वो हिस्सा नहीं रखते थे, तो यही था आपका डिमोनेटाइजेशन। फीचर्स क्या क्या हैं आपके, मेनली डिमोनेटाइजेशन क्यों लाया गया था, जिससे कि जो काला पैसा था, वही तो बोलते हैं कि ब्लैक मनी जो कि टैक्स की चोरी के थ्रू बनता है, तो जो टैक्स की चोरी ना हो, कम हो, जिसने की थी वो पकड़ा जाए, इसलिए डिमोनेटाइजेशन किया था। अचीव हुआ या नहीं हुआ वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये किया तो इसलिए ही था, यानी कि एक मेनली जो स्टेप लिया था सरकार ने वो एक तरीके से टैक्स के मैटर में लिया था, तो ये एक है एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। इसका मेन पर्पस क्या था, जिससे कि जो टैक्स इवेजन है, टैक्स इवेजन का मतलब टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी, यानी कि टैक्स की चोरी का मतलब ये नहीं कि सरकार के डिपार्टमेंट में जाके चोरी कर ली टैक्स की, नहीं, बल्कि अपनी कमाई गई इनकम पर टैक्स ना देना। नींद की झपकी लेना बंद करो तुम, हैं, सो गए कितनी, पिछले 2 मिनट में एक बार तो सो ही हो तुम। खैर, हाँ, नहीं कोई बात नहीं, आजकल तो ठीक है ना, वही खाना कम खाएं, कॉफी ज्यादा पिए, फल सब्जियां खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है, 10 12 घंटे की। खैर, कोई बात नहीं, फिर वही वो जो हम अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं कि अपनी कैपेसिटी का अंडर यूटिलाइजेशन करना, तो कर रहे हो तुम, कोई बात नहीं। खैर, हाँ भैया, तो इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन का एक पर्पस ये भी था कहीं ना कहीं कि जो लोगों की सेविंग है वो थोड़ी सी चैनलाइज हो जाए, चैनलाइज हो जाए मतलब बहुत से लोग थे जो अपने घर के अंदर सेविंग कर करके बैठे थे कैश की फॉर्म में, और हम लोग जानते हैं कि कैश की फॉर्म में सेविंग करना इतना ज्यादा अच्छा नहीं है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बहुत से लोग थे, हैं, जैसे हमारी घर की मम्मी आती, वो उस टाइम पे निकला था, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज सोशल मीडिया पे तो बहुत आई थी डिमोनेटाइजेशन के दौरान कि चावल के डब्बे में से सेविंग निकल रही है, पता नहीं कहां कहां से, गद्दे के नीचे से, बेड के कोने से, पता नहीं कहां कहां से निकल रहे हैं 500 और 1000 के नोट। हाँ, टके में से निकले थे, अच्छा, सही है। तो बेसिकली पर्पस यही था कि वो जो वो ब्लॉक हुई सेविंग है कैश की फॉर्म में जो लोग कर रहे थे घरों में अपने अपने, वो बेसिकली बैंकिंग के अंदर आ जाए, बैंकिंग सिस्टम में आ जाए, जिससे कि वो मनी सप्लाई का, मेन मनी सप्लाई का हिस्सा बन सके, इकोनॉमी में सर्कुलेट हो सके। तो बेसिकली सेविंग को भी सही वे में चैनलाइज करना ये भी एक पर्पस था। और कहीं ना कहीं वाकई में डिमोनेटाइजेशन से पहले पहले कभी कोई सपने में सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन आएगा जब सब्जी वाले के पास भी क्यूआर कोड मिलेंगे। वाकई में आज के वक्त में जब सोचते हैं तो ये बात बहुत कॉमन लगती है कि हाँ ठीक है, मतलब है ही है तो क्या ही हो गया, लेकिन आज के उस वक्त में तो नहीं, ये चीज सोची भी नहीं जा सकती थी कि है क्यूआर कोड। वो तो वो जमाना था जब आप कहीं किसी ठीक ठाक सी दुकान में जाओ, मॉल में जाते हैं या मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, मैक्स बाजार में जा रहे हैं, तो वो भी मेनली क्यूआर कोड थोड़े बहुत रखते हैं, ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उन्हीं की ही पीओएस मशीन या स्वाइपिंग मशीन वो रखा करते थे। अदरवाइज ये क्यूआर कोड वाली चीज तो इतनी ज्यादा थी ही नहीं। थोड़ी बहुत बड़ी दुकानों ने टाइम के साथ में शुरू कर दिया था, लेकिन सब्जी वाले मटर बेच रहे हैं वहां पर क्यूआर कोड मिलेगा, ये इमेजिनेशन के बाहर था। लेकिन इससे तो ये हो गया, और क्या ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है? हाँ, और कैसे? क्योंकि टाइम के साथ में हर सरकार का, लिटरली हर सरकार का सपना यही होता है कि हमारी जो इकोनॉमी हो वो कैशलेस इकोनॉमी बन जाए, कि जहां कैश ना के बराबर चले, क्योंकि कैश प्रिंट करने में भी खर्चा लगता है। तो टाइम के साथ में अगर डिजिटल इकोनॉमी हो जाए पूरी तरीके से, तो एक टर्म्स में तो सरकार अच्छा खासा पैसा बचा लेगी। तो लेस कैश इकोनॉमी या कैश लाइट इकोनॉमी बनना भी एक डिमोनेटाइजेशन का पर्पस था अपने आप में। तो इसी के साथ में चैप्टर नंबर 3 की भी बात खत्म। इसमें से कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लो जी। तो सबसे पहले यही बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब पढ़ लें चुप बैठकर, थोड़ा थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब, इंपॉर्टेंस,
देखनी है ये लो, यहां ध्यान लगाए। अगर किसी वर्ड का मतलब पूछना है तो पूछ लो। हाँ भैया। पॉपिंग का मतलब वही कि जो हमारे चेंजेस आएंगे मार्केट में तो उनको डील कर सकते हैं हम आसानी से, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट कर सकते हैं। पॉपिंग का मतलब। हाँ। अच्छा, टैक्स, टैक्स बेसिकली इकोनॉमिक होगा। ठीक है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि सबसे ज्यादा बार केस स्टडी यहीं से ही आने वाली है आपके चैप्टर नंबर 3 से। और उतना ज्यादा आसानी से आपके स्टडी को अटेम्प्ट कर लोगे जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप इन चीजों को माइंड में रिटेन करोगे। हैक्स तो सारे हैं तुम्हारे पास। डिमोनेटाइजेशन के तो आखिरी ये पढ़ लें। सोशल, जिस सोसाइटी में हमारा बिजनेस चल रहा है वहां के कस्टम, ट्रेंड्स, बिलीव्स, इन बातों को ध्यान में रखना। जो होली दिवाली वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आप बोनस मेन फेस्टिवल्स पे ही दें, किसी दूसरे एरिया के अंदर या किसी दूसरी इकोनॉमी के अंदर। अब ये दिवाली कहाँ रशिया में मनानी है? नहीं, उनके अपने हैं फेस्टिवल्स, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के कुछ तो होंगे ना उनके भी। सीधी सी बात है, कुछ तो होंगे। तो मतलब मेन बात पता है क्या चल रही है? मेन बात यही चल रही है कि कहीं भी आप जा रहे हो बिजनेस करने के लिए तो वहां के भी ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स, सामाजिक बातें, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं होता, लोअर कास्ट अपर कास्ट है या नहीं है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से आप देख लें, समझ लें। ये बात चल रही है ना भैया? सही है सब? ठीक है भैया। ठीक है भैया। ओ ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक लेस इज फेयर, इधर आ जाओ। खैर, क्या हो गया? खैर, अच्छा, चलो खैर। तो इसी के आगे चैप्टर नंबर 3 के बाद में चैप्टर नंबर 4, ठीक है जी, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, जो कि काफी ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, हालांकि जिसके अंदर याद करने का कंटेंट भी आमतौर पर एज कंपेयर टू खास तौर से चैप्टर नंबर 3 थोड़ा ज्यादा है। यहां याद करने का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। ये मान के चलो एकमात्र ऐसा चैप्टर है शायद, वैसे लंबे तो चैप्टर तो और भी हैं, लेकिन इसमें फीचर्स भी हैं, इसमें लिमिटेशन भी है, इसमें इंपॉर्टेंस भी है और इसमें प्रोसेस भी है। खैर, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी चैप्टर के अंदर अगर थोड़ा ज्यादा कंटेंट हो तो याद करने पे थोड़ा सा लिटिल बिट एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दीजिए, याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है जी। खैर, खैर, तो प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब पहले ही डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने कि बेसिकली जहां हम पहुंचना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वेयर वी वांट टू गो और वेयर वी आर, है ना? सारा खेल तो इसी चीज का है ना? वेयर वी आर, कहाँ हैं हम अभी, 30-40 नंबर की रेंज में है, कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, उस बारे में हालांकि प्लानिंग करनी थी साल की शुरुआत में। समय तो बीत गया, अब तो कंट्रोलिंग करो, डेविएशंस निकालो, है ना? चलो खैर। तो बेसिकली कहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ एक कंपनी है और कहाँ वो पहुंचना चाहती है, उसका लॉन्ग टर्म में विजन क्या है, मिशन क्या है, तो बेसिकली इन दोनों ही चीजों के बीच के ये जो गैप है, इसको फिल करने का प्रोसेस ही हमारा प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना और एक ब्रिज तैयार करना गैप के बीच में। कौन सा गैप? वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो। तो थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में ही सोचना, क्या सोचना कि क्या करना है हमें, कैसे करना है हमें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब कुछ सोचना। तो ये सारा का सारा हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग के मेन कीवर्ड आ जाते हैं आपके। देखिए एग्जाम के अंदर अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर ये चुनिंदा कुछ एक कीवर्ड भी लिख देते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप अपनी लैंग्वेज यूज करो, बीच बीच में ये कीवर्ड अपने कोट कर दो, अंडरलाइन कर दो, बढ़िया है। टीचर को यही चाहिए मेनली। ठीक है जी। बिल्कुल सेम टू सेम बुकिश लैंग्वेज क्या टीचर को चाहिए? नहीं, वो चाहिए भी नहीं। अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब ठीक ठाक है, इंग्लिश की ग्रामर ठीक ठाक सी है, तो कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली। आपके नंबर बहुत आराम से अच्छे आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, जिसकी ग्रामर ही अगर खराब है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। टीचर भी समझते हैं बहुत से 12वीं क्लास के बच्चों की ग्रामर कमजोर होती है, सबकी तो नहीं, किसी किसी की। तो वो फेल तो नहीं करेगी उस सिचुएशन में भी। कीवर्ड तो आपको पता है, तो आपको जहां इज लगाना है आप वर लगा रहे हो, जहां वर लगाना है वहां आईएनजी लगा रहे हो, है ना? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो होगी उससे, लेकिन इतनी नहीं होगी कि फिर सीधा ऐसे काट देगी टीचर। नहीं, काटेगी नहीं, नंबर फिर भी वो दे देगी। भावनाएं थोड़ी तो समझ जाते हैं सीबीएसई के टीचर, ध्यान रखना। तो इसलिए कीवर्ड्स को जरूर याद रखें।
जहां सबसे पहली बात करूंगा मैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो भैया प्लानिंग करते हैं किस बात के लिए? भविष्य में ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग का मेन फोकस पॉइंट रहता है कि हमें कहां पहुंचना है, हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। और ऑब्वियसली मैनेजमेंट की ट्रेल में जहां प्लानिंग होती है, बाद में ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, तो सबसे शुरुआती फंक्शन है तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ये परवेसिव तो हर जगह आता है, ये कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह आता है। परवेसिव का मतलब कि हर जगह जरूरत पड़ेगी आपकी प्लानिंग की, छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, हर जगह जरूरत पड़ने वाली है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक बार करके काम नहीं चलेगा, बारंबार आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। इसके अलावा प्लानिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि क्या एक बंद कमरे के अंदर की जा सकती है? हाँ, क्यों? क्योंकि सिर्फ मानसिक तौर पर यानी कि दिमाग के अंदर ही तो करनी है, मेनली मेंटल एक्सरसाइज है। और इसके अलावा प्लानिंग के अंदर मेन बात क्या है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही प्लानिंग का काम देना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर डिसीजन मेकिंग ली जाती है। कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो ऑर्डर फॉलो करना बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें जैसा बोला जाएगा वो वैसे बहुत अच्छे से करते हैं। उनके अंदर फीचर होता है, ये क्वालिटी होती है, ये भी एक क्वालिटी होती है कि जैसा बोला गया है वैसा ही करेंगे। ठीक है जी, उनसे वो मत दे देना प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि वो तो फिर क्या करेंगे, वो तो आपसे एक एक बात पूछते रहेंगे, भैया कैसे करना। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के एट्रीब्यूट जिस पर्सन में होते हैं उनको कभी भी प्लानिंग का काम नहीं दिया जाता। किन को दिया जाता है? जो ऑर्डर फॉलो इतना नहीं करते, जिनके अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी, इस तरह के फीचर कंपैरेटिवली ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है जी, जो आमतौर पर ऑर्डर फॉलो इतना ज्यादा नहीं करते। तो आमतौर पे एक जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली यही देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, जो अपने लेवल पर इनिशिएटिव ले पाते हैं, अपने लेवल पर कुछ नए नए डिसीजन लेते हैं, तो उन्हीं को ही मेनली प्लानिंग करने का काम दिया जाता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा इंपॉर्टेंस बड़ी आसान, अच्छी अच्छी बातें बोलनी है, अच्छी सच्ची बातें बोलनी है कि प्लानिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। एक तरीके से बेनिफिट्स ऑफ प्लान भी बोल सकते हैं हम इस चीज को, कि प्लानिंग हमें एक पाथ बता देता है, डायरेक्शन बता देता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं हमारे, खत्म तो नहीं होते, रिस्क खत्म तो कभी हो ही नहीं सकता। 11वीं क्लास में भी हमने एक लैंग्वेज पढ़ी थी, याद की थी कि रिस्क इज तो रिस्क इज जो रिस्क है वो बिजनेस के साथ इनहेरिटेंस में आता है। इनहेरिटेंस में मतलब जो आएगा ही आएगा, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, आप उसको खत्म तो कभी भी नहीं कर सकते। जैसे होता है ना, मैं बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नहीं कर सकते। रिस्क इज अ इनहेरिटेड पार्ट ऑफ अ बिजनेस। जहां बिजनेस है वहां रिस्क है, हाँ जहां बिजनेस ही नहीं है वहां रिस्क नहीं है। तो बिजनेस होगा तो रिस्क तो जरूर होगा, लेकिन प्लानिंग करके आप उस रिस्क को कम कर सकते हो। प्लानिंग कर कर आप ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है भैया? एक ही काम को बार बार कर देना। एक ही काम था, एक ने भी कर दिया, दूसरा भी कह दिया, मैंने भी कर दिया, क्या फायदा कुछ हुआ? नहीं, काम तो सिर्फ एक ही बार होना चाहिए था, तो इससे वेस्ट हो गए हमारे एफर्ट्स। तो प्लानिंग की मदद से इसको रिड्यूस किया जा सकता है। पहले से जब प्लान करेंगे कौन सा काम किसको करना है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। प्लानिंग फैसिलिटेट कर देता है, आसान बना देता है आपकी डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया को, क्योंकि हमने किसी ऐसे ही इंसान को प्लानिंग करने के लिए दिया है जिसके अंदर इनोवेशन स्किल्स हैं। प्लानिंग एस्टेब्लिश कर देता है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। हम लोग उम्मीद करता हूं जानते हैं कि कंट्रोलिंग के अंदर आखिरी में हम लोग क्या करते हैं कंट्रोलिंग में हम आखिरी में, हाँ, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं किससे? स्टैंडर्ड से। कंट्रोलिंग के अंदर हम चेक करते हैं कि वेदर हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करते हैं स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड मतलब जो प्लानिंग के वक्त हमने बनाए होंगे। प्लानिंग के वक्त हम कहते हैं ना कि हाँ भाई तुझे कम से कम इतना काम जरूर करना है, आपको 500 यूनिट जरूर बनानी है, आपको 400 यूनिट जरूर बनानी है, आपको इतने घंटे काम जरूर करना है। तो बाद में कंट्रोलिंग के स्टेप में हम देखते हैं कि ठीक है, जो बोला गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, वो इन्होंने कितना अचीव किया है। हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। तो वो खैर फिलहाल तो प्लानिंग की बात चल रही है, तो प्लानिंग क्या देता है? प्लानिंग स्टैंडर्ड्स देता है। किसके लिए? कंट्रोलिंग के लिए, कि आगे चलकर जब आप चेक करोगे परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ कंट्रोलिंग, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स पहले से ही तैयार रहेंगे हमारे। खैर, तो बेसिकली ये थी हमारी इंपॉर्टेंस की बात। फीचर हमारे हो चुके। कुछ कमियां भी हैं या नहीं, तो ऑब्वियसली कमियां भी हैं और इंपॉर्टेंट हैं। कई बार केस स्टडी आती है, कमियों से ही आती है, और स्पेसिफिक हर एक कमी आपको याद होनी चाहिए। जहां प्लानिंग करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में रिजिडता आ जाती है, रिजिड नेचर हो जाता है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का। क्या? हाँ, कि जैसे बोला गया है वैसे ही तो करना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अगर आपको बदलाव करना है तो इतना आसानी से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया है। तो आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर कोई बदलाव आएगा तो भी आप इतना इजीली उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट नहीं कर पाओगे।
तो वही सिक्के के दो पहलू हैं, प्लानिंग करनी चाहिए, फायदे हैं, लेकिन उससे कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक भी जरूर आ जाते हैं। प्लानिंग इतना ज्यादा काम नहीं कर पाएगी अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो जहां लगातार बदलाव आते जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में प्लानिंग फेल हो जाती है आपकी, क्योंकि मार्केट में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। प्लानिंग की वजह से रिड्यूस हो जाती है हमारी क्रिएटिविटी लेवल, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगा कि जैसा कहा गया है वैसा ही तो करना है। जैसे कि आमतौर पर बहुत से कोर्सेज के अंदर जब हम इंटर्नशिप करते हैं, बहुत से कोर्सेज के अंदर जिसमें आ जाती है आपकी एलएलबी, जिसमें आ जाती है आपकी सीए, सीएस, सीएमए, एक्चुरियल साइंस और एमबीए भी, तो बेसिकली इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, किसी कोर्स में 2 साल की तो किसी में 6 महीने की। अब वहां पर दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप इंटर्नशिप करने के लिए किसी बिल्कुल ही बड़ी कंपनी के पास में जाएं, और या किसी डोमेस्टिक फर्म में चले जाएं, थोड़ी छोटी फर्म में चले जाएं। क्या दोनों जगह में से कौन सा ज्यादा बेटर रहने वाला है? अब आमतौर पर ज्यादातर सभी लोग सोचते हैं कि हाँ भैया जो एमएनसीज होंगी वहां जाएंगे, वहां जाकर काम सीखेंगे, बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि कह रहा हूं, सिक्के के दो पहलू हैं, फायदे नुकसान हर जगह होते हैं। एमएनसीज में जाकर जब हम काम सीखते हैं तो यस, काफी सारे फायदे होने वाले हैं। पहला, हमारी सीवी में रिज्यूम में ब्रांड आ जाएगा कि हमने फला कि बिग फोर के अंदर हमने इंटर्नशिप की है। लेकिन क्या कुछ नुकसान भी आने वाले हैं? बेशक। वहां पर आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी इतना सा ओपिनियन अपना दे के तो देखना, सजेशन दे के तो देखना, वो कहेंगे हो गए इतने बड़े तुम हैं, हमें सिखाओगे? तो बेसिकली जैसे बोला गया है वैसे ही करना है, और अपना कोई भी ना कराने की जरूरत नहीं है। कोई इनोवेशन है ना, ये सीख के आए ना 12वीं में, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला गया है वैसे काम करना है। और उस सिचुएशन के अंदर, एमएनसीज के अंदर तो जाकर काम करने में ये भी नुकसान रहता है, स्पेशली इंटर्नशिप के अंदर, कि आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे और बस आपका वही काम होता रहेगा। आपके पास में डाइवर्सिफाइड वे में काम इतना ज्यादा नहीं मिल पाता। डोमेस्टिक फार्म में, छोटी कंपनीज के पास में जाके जब हम इंटर्नशिप नॉर्मली करते हैं, बहुत छोटी में नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी में जाते हैं तो मान के चलो काम ही नहीं मिलेगा ठीक है। जो नॉर्मल डोमेस्टिक फार्म जिनके पास काम तो काफी सारा है बट उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी नहीं है मार्केट में, अगर तुम किसी को बताओगे मैं वहां कर रहा हूं काम, वो कहेगा ये क्या है, नहीं सुना आज तक नाम। तो बेसिकली ऐसी फॉर्म्स में जाने से यही फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है? पहली बात तो वैरायटी ऑफ वर्क मिल जाता है आमतौर, और आमतौर पर वहां इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं की जाती। कहीं ना कहीं यही तो कारण है कि वो छोटी फॉर्म से इतना ज्यादा प्लानिंग नहीं की जाती। वहां क्या आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके एक नया सिस्टम भी बना सकते हो या नहीं? एक सिस्टम प्लानिंग एग्जैक्टली असल जिंदगी में की कैसे जाती है, क्या वो सीख सकते हो या नहीं? तो बेशक सीख सकते हैं। तो खैर कुल मिला के यही कह रहा हूं कि हर चीजों के फायदे नुकसान होते ही होते हैं। चीजें जैसी दिखती हैं खाली ऐसी नहीं होती। एमएनसीज में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, फायदे हैं, ब्रांड वैल्यू मिलेगी, लेकिन नुकसान भी होते हैं। प्लानिंग होती है ना, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी लेवल को वो डाउन करते चले जाते हैं। आपका कोई इनोवेटिव आइडिया, इवन चाहे अच्छा भी क्यों ना हो, उसे इतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। बोल दिया जाता है तुम सिखाओगे हमें, हैं ऐसे करके बातें, और लिटरली ये है ऐसा। खैर, प्लानिंग करने में पैसा भी तो लगेगा, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग करते हैं, अलग से डिपार्टमेंट बनाते हैं, अलग से एम्प्लॉय हायर करते हैं, किस लिए? प्लानिंग करने के लिए। इतना सारा पैसा भी खर्च कर दिया, वक्त भी खर्च कर दिया, और उसके बाद में क्या होता है? कुछ नहीं, राम, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आया, सब फेलियर। तो ऐसे सिचुएशन में कहते हैं कि फायदा ही क्या हुआ प्लानिंग करने का, तो आगे से प्लानिंग ही नहीं करेंगे। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं एक कमी के तौर पर बोला गया है कि प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। कई बार तो ये भी होता है, खासतौर से स्टूडेंट के केस में तो ये बहुत होता है कि प्लानिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में कूड़ा कर देते हैं हम लोग, है होता है क्यों? हाँ भैया, कि प्लानिंग तो अच्छे से करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद जब आती है तो तब काफी हद तक बैंड बज जाती है। सोचते हैं कि 3 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे में ही बस हो गया अपना, तो ठीक है, और क्या, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी बेसिकली प्लानिंग कर देने से कुछ नहीं होता। तो प्लानिंग इस सेंस में बोला जा रहा है कि लगभग लगभग क्या है, मतलब इतना कोई रेलेवेंट नहीं है। मेन क्या है? एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन अच्छे से कर लो, इवन प्लानिंग किए बगैर ही एग्जीक्यूशन अच्छे से कर लो, तो मेन तो एग्जीक्यूशन है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि खाली प्लानिंग करने से आपको कोई गारंटी नहीं मिल जाती सक्सेस की। तो ऐसे करके बातें हैं। देन इसके बाद में प्लानिंग प्रोसेस है जो कि कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि क्या हमें करना है, कहां हमें पहुंचना है, यानी हम अपने एंड पॉइंट्स तय करते हैं, कहां हम आखिरी में पहुंचना चाहते हैं, यानी वेयर वी वांट टू गो, ऐसे करके बातें। देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट, जिसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादातर बच्चों को याद नहीं रहती, बताओ जी क्या? डेवलपिंग प्रीमाइसेस। बताओ। हाँ, यानी मेन मुद्दे की बात कि भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कब के लिए कर रहे हैं? भविष्य के लिए कर रहे हैं। फ्यूचर सर्टेन है
या पूरी तरह से अनसर्टेन? तो अनसर्टेन, जहां बिजनेस एनवायरनमेंट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो क्या अब ये सोच के हम प्लानिंग ही ना करें कि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर तो बदलता रहेगा, तो छोड़ो फिर क्या करना है, फायदा नहीं करेंगे प्लानिंग? तो ऐसा नहीं है। प्लानिंग करते वक्त हम लोग कुछ एक सर्टेन अजम्पशन ले सकते हैं, जैसे कि फिलहाल के लिए सीधी सी बात है, हमारी कंट्री के पीएम कौन? मोदी जी। कब तक है पीएम? 2029 तक। तो 2029 तक वही रहेंगे। लेकिन क्या पूरी श्योरिटी है कि वही रहेंगे? नहीं, कुछ भी हो सकता है, चुप हो जाएं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। सरकार गिर सकती है, मोदी जी की तबीयत खराब हो सकती है, नहीं होनी चाहिए, हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है जी, जिन सिचुएशन में हो सकता है कि 2029 तक ना रहे वो पीएम, ठीक है। तो संभावनाएं तो हैं, लेकिन ज्यादा संभावनाएं किस चीज की हैं कि नहीं सब चंगा सी, सब बढ़िया है, ऐसा ही चलता रहेगा, बस चुप हो जाएं। खैर, तो मोदी जी हैं, बढ़िया है, 2029 तक रहेंगे, कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम अपने अगर बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ठीक है जी, ओके जी, मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी हम कुछ तो एज्यूम करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो ही रहेगी। हो सकता है मार्केट में बदलाव आ जाए, लेकिन हमें कुछ तो अजम्पशन जरूर लेनी पड़ेंगी। तो ये जो अजम्पशन लेने वाली बातें आती हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग का एक बेस फाउंडेशन है। बेस फाउंडेशन समझ रहे हैं भैया? कौन सा? वो मेकअप वाला नहीं कह रहा तो बेस फाउंडेशन मतलब हाँ, नींव जो मकान को बनाने से पहले रखी जाती है, और जितना ज्यादा ध्यान से नींव रखी जाती है, जितना ज्यादा ध्यान से बेस फाउंडेशन रखा जाता है, उतनी ही ज्यादा अच्छी इमारत बनती है। तो उसी तरीके से प्लानिंग लेते वक्त भी, प्लानिंग करते वक्त भी, जितना ध्यान से हम ये अजम्पशंस लेते हैं, उतनी अच्छे तरीके से हमारी प्लानिंग आगे चलकर वर्क करने वाली है। तो ये डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रीमाइसेस का मतलब बेस फाउंडेशन। तो डेवलप करते हैं हम अपना बेस फाउंडेशन, डेवलप करते हैं हम अपनी बेसिक अजम्पशन, जिनके बेसिस पे ही फर्दर हम प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही कर रहे होंगे। जैसे कि मार्केट में अगले 3 महीने में हमें प्रॉफिट कम से कम 30% से बढ़ाना है, या अगले 3 साल के अंदर हमें पूरी मार्केट को कैप्चर करना है। प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मार्केट कैप्चरिंग भी हमारा टारगेट हो सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा टारगेट हो सकता है। टारगेट तो कुछ भी हो सकता है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या क्या काम किए जा सकते हैं। एक तो नहीं होगा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके आइडेंटिफाई करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे कि एक ये तरीका है, एक ये तरीका, एक ये तरीका। फिर उसके बाद में जैसे ही कहते हैं बार बार कि हर तरीके के कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे, तो बैठ के फिर उन्हें इवैल्यूएट करेंगे कि ठीक है, अगर ये तरीका अपनाएंगे तो इसका क्या फायदा नुकसान रहेगा, ये दूसरा तरीका अपनाएंगे तो इसका क्या फायदा नुकसान रहेगा। तो बैठ के उनको पहले इवैल्यूएट करना शुरू कर देंगे। इवैल्यूएट का मतलब उसका जांच करना शुरू कर देंगे, उसके प्रो कॉन्स क्या है, फायदे नुकसान क्या है, और फायदे नुकसान जज करके फिर क्या करेंगे? सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ये सबसे बढ़िया है, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। कहां गया सबसे आखिरी स्टेप? फॉलो अप। वो भी तो है। तो सबसे आखिरी में फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप का मतलब कि बेसिकली जहां इंप्लीमेंट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो लोग सही से कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। तो फॉलो अप लेना, फॉलो अप लेना मतलब समझते हैं हम लोग, फीडबैक, एक तरीके का फीडबैक कि हाँ भाई सबसे सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऐसे करके। देन इसके बाद में टाइप्स ऑफ प्लान, सबसे आखिरी टॉपिक प्लानिंग चैप्टर का, टाइप्स ऑफ प्लान। तो कितने तरीके के प्लान होते हैं यहां नजर आ रहा है? सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। जहां स्टैंडिंग प्लान जो की है वो कौन से हैं? हाँ भैया, स्टैंडिंग प्लान। अरे भैया एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, जो लगातार चलते रहेंगे, जो एक बार आपने बनाए और आमतौर पर जिनके अंदर आपको बदलाव की जरूरत नहीं है, जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर के हैं। आपको ऐसा नहीं कि हर साल हर महीने बार बार आपको ये बनाने हैं, ऐसा नहीं है। सिंगल यूज प्लान जो आमतौर पर आप एक बार बनाओगे और फिर बार बार आपको दोबारा बनाने पड़ेंगे, हैं वो यूज एंड थ्रो वाली बात, जो आपको फ्रिक्वेंटली बार बार, एक बार आप यूज करोगे दोबारा से आपको बनाने पड़ेंगे, तो फ्रिक्वेंटली जो बार बार बनाए जाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगल यूज, तो एक ही बार आप यूज कर सकते हो और उसके बाद में दोबारा से बनाने पड़ेंगे। ये तुम दोनों के दांत बहुत चमक रही हैं, क्यों? अच्छा, अबे हो, बस गजब ही हो गया। मतलब एग्जाम्पल तो देखो, तुम्हें यहां खड़ा कर देता हूं मैं, है ना, ये एग्जाम्पल दे दो, तुम्हारी तो वीडियो चल जाएगी, है ना, बढ़िया चल जाएगी कि हाँ कि मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान, ठीक है, आओ खोले सेंटर फ्रेश, है ना। अरे बताओ, चलो खैर,
हाँ भैया, तो देखो पहली बात तो ये कि सिंगल यूज प्लान जो एक ही बार यूज होंगे, स्टैंडिंग प्लान जो लगातार इस्तेमाल होने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो वो वैसे तो नाम नजर आ ही रहे हैं। एग्जाम के हिसाब से आपको इन सभी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगले पेज पे सबकी बारी बारी से बात होने भी वाली है। तो बेसिकली सबके बारे में थोड़े थोड़े से कीवर्ड आपको पकड़ने हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव का क्या है, रूल का क्या है, पॉलिसी का क्या है। तो सबके सबके आपके मेन मेन कीवर्ड आपको जरूर पकड़ने हैं। केस स्टडी यहां से भी आ जाती है आपकी काफी बार। तो जरा आराम से, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव के बारे में तो बार बार बात कर रहे हैं कि ये तो एंड रिजल्ट होते हैं जो आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। हालांकि इसको कहां बोला गया है, स्टैंडिंग प्लान के अंदर। हालांकि ये स्टैंडिंग प्लान में भी हो सकता है और ये सिंगल यूज प्लान में भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप जिस ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं वो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। जैसे आमतौर पर अगर कंपनी कह रही है कि हम अगले 10 साल में इंडस्ट्री लीडर बनना चाहते हैं, यानी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, एक एंड पॉइंट है, और ये एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये एक स्टैंडिंग प्लान है उनका। लेकिन अगर कंपनी कह रही है कि हाँ भाई अगले 3 महीने में हमें 10% से सेल जरूर बढ़ानी है, जरूर बढ़ानी है, तो ये तो अभी 3 महीने का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी आप दोबारा भी अपना ऑब्जेक्टिव बदल सकते हो। बट ठीक है, ठीक है। आमतौर पर भाई जो जो उन्होंने सेल बढ़ाने की बातें की थी, ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने बाद वो सेल गिराने की बात करेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आगे भी सेल बढ़ाने की ही बातें की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे भी आमतौर पर नॉर्मली तो ऑब्जेक्टिव को हम स्टैंडिंग प्लान में ही रखते हैं कि उन्होंने फिलहाल भी सेल बढ़ाने की बातें की थी, आगे भी सेल बढ़ाने की बातें करेंगे, तो दैट्स वाई वो स्टैंडिंग नेचर का ही है, कॉन्टिन्यूइंग नेचर का ही है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारा एंड रिजल्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन सेल बाय 10%, या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, या मार्केट को कैप्चर करना, इंडस्ट्री लीडर बनना, ये सारी की सारी चीजें। इसके अलावा यहां बात करता हूं पहले रूल। तो रूल क्या होते हैं, रूल होते हैं आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। रूल क्या होती है आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट की स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना है आपको। जैसे कि अगर आप सुबह 10 बजे ऑफिस नहीं आए, यानी लेट आए, तो आपके पैसा काट लिया जाएगा। अगर 15 मिनट तक लेट आए तो इट्स ओके, चलेगा। लेकिन अगर 10:15 के बाद लेट आए हो तो उस सिचुएशन में आपका 1/4 डे कट कर दिया जाएगा। माना काम आपने पूरे दिन किया होगा, लेकिन 1/4 डे की सैलरी आपकी कट कर दी जाएगी। या अगर आपने किसी कस्टमर को खराब प्रोडक्ट अच्छा बताकर बेच दिया जिससे कि हमारी रेपुटेशन कम होगी, तो उस सिचुएशन में भी आपकी सैलरी में से कुछ पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। किसी कस्टमर के साथ में मिस एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने किया, तो उस सिचुएशन में भी आपके ऊपर जरूरी कार्यवाही की जाएगी। बस ऐसे ही बोला जाता है, जरूरी कार्यवाही की जाएगी। और ये जरूरी कार्यवाही कुछ भी हो सकती है, मे भी हो सकता है जॉब से ही निकाल दें। खैर, तो कुल मिला के जो स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करती है कंपनी, तो ये सारी सारी चीजें रूल की कैटेगरी के अंदर आती हैं। जिस चीज को क्यों बोला जाता है, क्यों पहले से ही प्लानिंग का हिस्सा बनाया जाता है, जिससे कि पहले से ही पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये मैसेज सर्कुलेट हो जाए, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन नाम का प्रिंसिपल मेंटेन रहे, कि सभी लोग कायदे से इज्जत से काम करें सारे के सारे। खैर, इसके अलावा देखो, ये थी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। पॉलिसी क्या होती है, तो पॉलिसी होती है जनरल स्टेटमेंट। पॉलिसी होती है जनरल स्टेटमेंट, जो जनरली बोली जाती हैं कंपनीज के द्वारा, जो एक बार कंपनी बोलती है, और वो बेसिकली आपको सोचना है कि किस सिचुएशन में आप अप्लाई करनी है। यानी वो स्पेसिफिक सिचुएशन में नहीं बताती, जनरली बोल देती है। अब जनरली बोल देती है मतलब, जैसे आमतौर पर बहुत सी कंपनी, जैसे कि टाटा कंपनी, उन्होंने बोला हुआ है कि कस्टमर ही तो भगवान है, कस्टमर इज अ कोड। और आमतौर पर वो वक्त के साथ में जब कहीं भी उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बोर्ड मीटिंग होती हैं, ये एम्प्लॉइज के साथ में भी मीटिंग्स वो कंडक्ट कराते हैं, तो टाइम के साथ में मतलब इस तरह के मैसेजेस पास ऑन करते हैं वो, कि भैया कस्टमर हमारी मेन प्रायोरिटी है, कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस हमारी मेन प्रायोरिटी है। एक बार को हमारा एक्सपेंस ज्यादा लग जाए, हमारा खर्चा ज्यादा हो जाए, लेकिन कस्टमर को कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कस्टमर ग्रीवेंस रिजॉल्व होना हमारी मेन प्रायोरिटी है। तो बेसिकली अगर वो इस तरह की जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि भाई कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द अवर गॉड, है ना, इस तरह की बातें बोल देते हैं। अब किसी एम्प्लॉय को इस बात को किस तरह से अप्लाई करना है उसे बताया नहीं गया, उसे खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये जो इस तरह की बातें हो जाती हैं, जनरल स्टेटमेंट हो जाती हैं, वो आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होती हैं। और ये सारी सारी स्टैंडिंग प्लान ही है। ऐसा तो नहीं होगा कि आज तो बोल रहे हैं कस्टमर इज अ किंग और फिर बाद में बोलेंगे कि है कस्टमर किंग, नहीं, आज से नहीं है कस्टमर किंग। ऐसा तो नहीं होने वाला। स्टैंडिंग प्लान है, ये सारे के सारे एक बार बनाए जाते हैं, कॉन्टिन्यूइंग नेचर के रहते हैं, बदलते नहीं है बार बार। इसके अलावा मेथड, किसी भी काम को करने का एक तरीका, मेथड। इसका मेन कीवर्ड क्या आता है, प्रेस्क्राइब्ड वेज और मैनर। किस चीज का मैनर, किसी भी काम को करने का। अब ये कोई भी काम हो सकता है, ये प्रोडक्शन का कोई प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्शन का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस को करने का एक तरीका होगा, वो तरीका ही आपका मेथड है।
या वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि आमतौर पर अगर किसी एक लोअर लेवल के मैनेजमेंट को अगर मिडिल लेवल से कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसका तरीका क्या होगा। तो सभी तरीके जिसमें प्रोडक्शन भी आ जाएगा, कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो मेथड कहलाता है, एक पर्टिकुलर वे और मैनर। आपको एक कीवर्ड जरूर याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद बात आती है प्रोसीजर। अब देखो, एक चीज होती है मेथड, तरीका, एक चीज होती है प्रोसीजर। प्रोसीजर कंपैरेटिवली ज्यादा डिटेल्ड होता है, ये काफी ज्यादा डिटेल्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे होता है ना, कुछ बच्चों को बिल्कुल स्पून फीडिंग की आदत होती है, ऊपर ऊपर से बता दो, उन्हें नहीं आता कुछ भी समझ में, फिर भी कहते हैं आखिरी में ढंग से तो बता दो। नहीं यार, नहीं ठीक है, नहीं तो कहते हैं कि ढंग से तो बता दो, फिर स्टेप बाय एक एक चीज उन्हें लिख के दिखाओ, ठीक है। ये 10 और 2 सीधा अगर 12 लिख दिया तो नहीं, अच्छे से बोल के बताओ कि 10 और 2 जोड़ा गया है, 12 आया है। तो कुल मिला के जो डिटेल्ड गाइडिंग होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है किसी भी काम को करने का तरीका। हिंदी का वर्ड तो एक बार फिर तरीका ही आ रहा है, मैनर ही आ रहा है, लेकिन ये कंपेरेटिवली स्टेप वाइज होता है। तो बेसिकली एग्जैक्ट मैनर, किसी भी काम को करने का एग्जैक्ट मैनर, जहां पर आपको जो कि स्टेप्स बताए जाते हैं, प्रोसीजर क्या है, रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन किया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर काम है ये आपको कैसे करना है। एक होता है ऊपर ऊपर से प्रेस्क्राइब वे और मैनर बता दिया कि हाँ ठीक है इस तरीके से कर लेना। एक होता है डिटेल्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप, पहले ये करोगे, पहले खड़े होगे, फिर कंप्यूटर सिस्टम पे बैठोगे। खैर ये तो ऐसे तो नहीं होता, मगर मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि लिटरली छोटे से छोटा ब्रेक डाउन कर दिया जाए एंटायर प्रोसेस का, तो वो आपका प्रोसीजर कहलाता है। खैर, और ऐसा नहीं है कि किसी काम को करने का प्रोसीजर आज कोई और है, कल कोई और होगा, तो ऐसा तो नहीं है। एक बार आपने प्रोसीजर बना दिया तो स्टैंडिंग प्लान का ही हिस्सा रहेगा, आपका ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आमतौर पर ये क्या रहता है, इसका मेन कीवर्ड निकल के आता है कॉम्प्रहेंसिव प्लान। कॉम्प्रहेंसिव प्लान ये काफी ज्यादा एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल्ड प्लान रहता है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमने पॉइंट नंबर 1 की बात की थी कि ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, हमारे एंड पॉइंट्स, लेकिन उन एंड पॉइंट्स को अचीव करने के लिए क्या तरीका आप अपनाने वाले हो, ये सब छोटी टर्म्स होती हैं हमारी। ये स्पेसिफिक सिचुएशन में बोला जाता है, ये जनरल बातें बोल दी, ये मेथड हो गया किसी एक काम को करने का तरीका, दैट कैन बी कम्युनिकेशन और प्रोडक्शन। प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपने बता दिया, किसी एक काम को करने का स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को बता दिया। लेकिन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव आप कैसे करोगे, ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तरीका क्या रहेगा, कंपैरेटिवली डिटेल्ड प्लान। अब वो स्ट्रेटेजी हो सकता है आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बातें कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या तरीका रहेगा, या मार्केट को कैप्चर करने के लिए मैक्सिमम कस्टमर आपके पास में आए, उसके लिए स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है। तो ऐसे करके बातें हैं हमारी। सिंगल यूज प्लान के अंदर तो एक आता है आपका बजट और एक आता है आपका प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड नहीं, प्रोग्राम। खैर, अच्छा फिर से प्रोग्राम्ड, फिर से प्रोग्राम। खैर, तो बेसिकली बजट तो क्या होता है, बजट का मतलब होता है बेसिकली मेन जो कीवर्ड होता है वो होता है न्यूमेरिकल टर्म्स। जैसे बोलते हैं कई बार कि हमारा इतना बजट नहीं है, या हमारा तो बजट में है ये चीज। तो बजट का मतलब आमतौर पे एक फाइनेंशियल कैपेसिटी को डिपिक्ट करता है ये वर्ड। तो बजट बना दिया जाता है प्लानिंग के दौरान ही। किस चीजों का बजट बना दिया जाता है, सभी चीजों को बजट बना दिया जाता है कि भाई अगर आपको इतनी सेल करनी है, कम से कम ये आपका बजट है, आपको इतना प्रोडक्शन करना है, कम से कम ये आपका बजट है। अब वो बजटेड परफॉर्मेंस परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो तो जानने के लिए देखते रहिए कंट्रोलिंग प्रोसेस में। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में ही तो करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस, जिसको कि हम दूसरे वर्ड्स में स्टैंडर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड परफॉर्मेंस यानी स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करके हम देखते हैं कि वाकई में अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो बजट एक तरीके की क्या चीज है, एक तरीके के टारगेट दिए जाते हैं आपको सभी चीजों के, प्रोडक्शन के, सेल्स के, इवन खर्चों की लिमिट भी दे दी जाती है। जैसे कि आमतौर पे जो बैंक्स होते हैं, एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, इनकी जो इंडिविजुअल ब्रांच होती है, क्या ये ब्रांच लेवल पर अपने खुद के पर्सनल खर्चे करते हैं या नहीं। खुद के पर्सनल खर्चे मतलब वो कपड़े वगैरह खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कभी कभार पार्टी कर लेते हैं नहीं, समोसे खा लेते हैं नहीं, ब्रेड पकौड़े खा लेते हैं या नहीं, क्या खुद के पैसों से खाते हैं? नहीं, कंपनी के पैसे से। खैर, कंपनी के पैसे से, और वो पैसा कहां से आता है, वो पैसा हेड ऑफिस से आता है। हेड ऑफिस बेसिकली बजट बना के देता है कि आमतौर पर आप अपनी ब्रांच के अंदर पैटी नेचर के खर्चे, आप पैटी नेचर के खर्चों के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, थोड़ा बहुत खाना पिलाना भी आ जाएगा, कोई छोटी मोटी टूट फूट हो गई है वो भी रिपेयर कराना, सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये इन सारी चीजों का उनको मंथली बेसिस पर बजट दिया जाता है। बजट का मतलब कि इतने के अंदर अंदर करना है, इतने के अंदर अंदर करना है। तो एक तो होते हैं बड़े लेवल के खर्चे कि आपको एडिशनल रूम बनवाना है ऊपर,
है ना, स्टोर रूम बनवाना है या कुछ भी बनवाना है, वो तो अलग चीज हो गई। तो बजट दिया जाता है उनको आमतौर पर ये पेटी नेचर के खर्चों का, तो ये समोसा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब उसी में कवर होता है। देता क्यों है हेड ऑफिस? क्या एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय के लिए नहीं देता वो तो देता है किसके लिए? तो वो तो देता है बेसिकली कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए मतलब क्लाइंट के लिए। कोई बड़ा सा आएगा आदमी क्या लोन लेने के लिए, तो भैया उसको खुश करने के लिए बिठाएंगे, कोल्ड ड्रिंक समोसा वमोसा मंगाएंगे। और क्या मंगाया जाता है? आप बैंक में अगर जाके बोलोगे मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए हालांकि वो तुरंत कहेंगे तुम कौन हो, जरा पहले प्रूफ से दिखाओ। अगर आपने अपना फाइनेंशियल डेटा दिखाना शुरू कर दिया तो देखो, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो एक मीटिंग में नहीं मिलता बल्कि मल्टीपल मीटिंग में मिलता है। तो वो पहली मीटिंग तो हो सकती है रूखी सूखी चली जाए, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाता जुगाड़, ठीक है। लेकिन सेकंड मीटिंग में तो जैसे ही बोलोगे मैं आ रहा हूं, कि ठीक है हम भी लेने आ रहे हैं आपको, इवन वो अपने एम्प्लॉय तक भेज सकते हैं कि हाँ जाओ है ले आओ, सर को ले आना, वहां से ले आना। और फिर आने के बाद में जो खातेदारी होने वाली है वो बढ़िया वाली होती है, और वाकई में ये चीजें ग्राउंड लेवल पर होती हैं। तो हेड ऑफिस बेसिकली इन्हीं चीजों का पैसा भेजता है, वो बात अलग है। ब्रांच खुद के लिए भी कर लेते हैं इस्तेमाल, ठीक है, कि उन्हें क्या दिख रहा कि ब्रेड पकौड़ा किसके पेट में जा रहा है क्या जरूरत है, कर लेते हैं। तो खैर, तो बजट का मतलब न्यूमेरिकल टर्म में एस्टिमेशन दिया जाता है भविष्य के लिए, वो सारी चीजों में दिया जाएगा, सेल्स में, प्रोडक्शन में, खर्चों में, सारी सारी चीजों में। प्रोग्राम क्या चीज है? प्रोग्राम तो बहुत बड़ी टर्म है। हाँ भैया, ये दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे रात को सपनों में, है आता नहीं फिर कौन आता है? तो आना चाहिए ना प्रोग्राम खैर, ये तो ये सबसे बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म क्यों बोली जा रही है? क्योंकि ये जितने भी सारी की सारी टर्म्स ही हमने पढ़ी हैं, कौन कौन सी? ऑब्जेक्टिव हुआ, पॉलिसी हुआ, प्रोसीजर हुआ, रूल हुआ, सारी सारी चीजें हुई, सबका मिक्सअप होता है आपका प्रोग्राम। फिर इसको सिंगल यूज प्लान क्यों कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। तो बेसिकली आमतौर पर जो प्रोग्राम बनाया जाता है, जो कि एक डिटेल्ड, ये तो बहुत बड़ा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हुआ, तो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव से लेके सारी चीजें लिखी जाती है, लेकिन ये होती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। जैसे एक कंपनी के अंदर अलग अलग कोई साइट चल रही होती है, अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, कि हाँ भाई आपके पास में गुजरात का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आपको यहाँ रेवाड़ी का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अलग अलग एरियाज के प्रोजेक्ट होंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, तो उनके अपने अपने प्रोग्राम होंगे, अपने अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, अपने अपने रूल होंगे, अपनी अपनी पॉलिसी होंगी। और क्या एक प्रोजेक्ट के अंदर जो रूल और पॉलिसीज बनाई हुई हैं, क्या जरूरी है कि दूसरे प्रोजेक्ट में भी वही रूल और पॉलिसी चल रही हो? तो जरूरी तो नहीं है, वो तो इवन सोशल एनवायरनमेंट की वजह से भी बदली जा सकती हैं। कहीं पर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर नहीं है, तो उस हिसाब से भी रूल्स बदले जा सकते हैं। कहीं पर उधार मिल रहा है, कहीं पर उधार नहीं मिल रहा, तो उस हिसाब से भी बदले जा सकते हैं। तो कुल मिला के प्रोग्राम जो कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस प्रोग्राम बड़े से डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या, पॉलिसी क्या, प्रोसीजर क्या, रूल्स क्या, लेकिन वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करते हैं। और अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ रूल्स पॉलिसीज लिख दी हैं, तो क्या अगले प्रोजेक्ट में आप रूल्स और पॉलिसीज बदल सकते हो? तो यस, बदल सकते हो। तो ये प्रोग्राम होता है आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, और प्रोजेक्ट खत्म तो रूल खत्म। तो ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता, कंपनी के रेस्पेक्ट में ये नहीं बनाया जाता, बल्कि ये प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। होता है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इसको सिंगल यूज प्लान की कैटेगरी में डाला गया है। और इसी के साथ हो गई बात खत्म प्लानिंग चैप्टर की। तो आराम से जरा देख लें बारी बारी से, कुछ नहीं है तो पूछें, वन बाय वन, बिल्कुल चुप बैठकर सामने देखें, घुमाएं प्लानिंग चैप्टर को अपने दिमाग के अंदर थोड़ा थोड़ा। बाकी तो जो कि मैं कह रहा था कि घर पर जाकर जो याद करना है, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा घंटे घर पर बैठकर लगाओगे हर लगाया गया मिनट आपके नंबर बढ़ाएगा। हाँ, ये तो मैं भेज दूंगा, PDF शेयर कर दूंगा हाँ भैया, तो चलो खैर सुन लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग जहां शुरुआत में हमने कहा था कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो प्लानिंग के वक्त हमने सारी की सारी चीजें प्लान की थी, उस काम को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा मेन रिसोर्स क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे एम्प्लॉइज। तो बेसिकली हमारे एम्प्लॉइज को सही तरीके से मैनेज करने के लिए हम बेसिकली इनके वर्किंग रिलेशनशिप्स को क्लियर करते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ करने से पहले तो हम अपने काम को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास कितने काम हैं, हमारे पास कितने काम हैं, सिमिलर नेचर के काम को डिवाइड करके हम उनका डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, नहीं कि डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजिंग वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए कि हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। किन चीजों को ऑर्गेनाइज करना है? काम को और लोगों को।
काम को ऑर्गेनाइज करने का मतलब कि मैं अपने सबसे पहले तो भाई काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके क्या क्या काम है। फिर उसके बाद में आपको अलग अलग काम के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड बिजनेस है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जरूर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा टेक बेस्ड बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियसली उस चीज की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जरूर चाहिए हमारा। तो बेसिकली हमें अपने काम को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ेगा। ये तो हुई काम की बात। अगली बात लोगों की, यानी जो लोग हम देख रहे हैं, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तो उनको बेसिकली अच्छे तरीके से ड्यूटीज असाइन करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, उनके रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अच्छे से क्लियर कर जाएं। तो ये दो बातें हम लोग डिस्कस करते हैं मेनली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, जहां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस चैप्टर का काफी ज्यादा एक मेन हिस्सा रहने वाला है। नाम उम्मीद करता हूं सभी ने सुना भी हुआ होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये क्या है फंक्शनल डिविजनल, ये अभी इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक तैयार करते हैं एम्प्लॉय लोगों के इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप मतलब कौन किसका सुपीरियर है, सबॉर्डिनेट है, चलो खैर। तो बेसिकली यहां ऑर्गेनाइजिंग के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाने की बातें की जाती हैं, ड्यूटीज असाइन करने की बातें की जाती हैं, रिलेशनशिप्स को क्लियर करने की बात, सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप क्लियर करने की बातें की जाती हैं मेनली। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले हम अपनी दो बातें करती हैं काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या काम हैं, उनको डिवाइड करते हैं उनके नेचर के हिसाब से। एक तरह के काम को एक जगह ग्रुप करते हैं, जैसे कि सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनको ग्रुप करके इवन एक डिपार्टमेंट भी बनाया जा सकता है। परचेज और प्रोडक्शन काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड है। परचेज करना रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन करना उसी को प्रोसेस करना। इवन दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट में बना सकते हो, कंबाइन भी किए जा सकते हैं। तो हम अपने सबसे पहले काम आइडेंटिफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सिमिलर नेचर की जॉब्स को कंबाइन करते हैं और फाइनली डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट बनाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाते हैं, HR डिपार्टमेंट बनाते हैं। क्या होता है ये HR डिपार्टमेंट? हाँ, जो स्टाफिंग का काम करते हैं, जो एम्प्लॉय रखते हैं, एम्प्लॉयज निकालते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी तय करते हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह का काम करते हैं वगैरह वगैरह। खैर, इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि एक हिस्सा है आपका काम का और एक हिस्सा है आपके लोगों का यानी आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो जितने भी आपके लोग हैं उनको आप ड्यूटीज असाइन करोगे कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या काम है और किसको किसको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को आप क्लियर करोगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, छोटा सा स्टेप है, प्रोसेस है, 4 स्टेप्स के अंदर ही आपका खत्म हो जाता है। देख लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, छोटा सा ये तो। हाँ भैया याद है सेकंड वाला और फोर्थ वाला? सेकंड वाला तो है डिपार्टमेंट बनाना, जो हमने काम अपने आइडेंटिफाई किए थे उन काम को ही देखने के बाद हम पता लगाएंगे कि हमें कितने डिपार्टमेंट की जरूरत है। अगर हमारा टेक बेस्ड बिजनेस है तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जरूर बनाएंगे, टेक बेस्ड बिजनेस नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इतनी जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से जरूर बनाएंगे। अगर हम फिलहाल के लिए नई कंपनी है तो मे भी हो सकता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी जरूर बना ले हम लोग, क्योंकि अभी ब्रांड वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर हमारी। तो इस तरह से हम अपने काम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में उसके हिसाब से ही हम डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं अंडर डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये दोनों बातें चल रही हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी ड्यूटीज असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे, क्या काम धंधा है आपका, क्या काम करोगे आप। दूसरी बात, आप रिपोर्ट किसको करोगे और आपको रिपोर्टिंग किससे लेनी है, यानी कि आपका सुपीरियर कौन है और आपके नीचे सबॉर्डिनेट कौन है। तो ये सब कुछ रिलेशनशिप क्लियर कर देते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये वाली बात है, चलो खैर। हाँ भैया, तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जहां हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते किस लिए हैं, जिससे कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग से बना दे हम। तो सभी जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो सेल्स कर करके सेल्स में काफी एफिशिएंट हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ा फायदा, बड़ी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम यहां पर डिपार्टमेंट बनाते हैं अलग अलग। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, वो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ये इस तरह से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी काफी क्लियर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशंस के अंदर कि कौन किसका सुपीरियर है, हमें कहां बेसिकली किसको रिपोर्ट करना है और मुझे किससे रिपोर्टिंग लेनी है।
रिसोर्सेज की वेस्टेज ऐसे में कम हो जाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बेहतर हो जाता है, चीजों को चलाने का तरीका हमारा बेहतर हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई बदलाव करना है वो भी हम इजीली कर पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये पर्सनल है क्या? पर्सोनल, पर्सोनल मतलब हाँ यानी हमारे एम्प्लॉइज, तो पर्सोनल मतलब हमारे एम्प्लॉइज। तो किसकी बात चल रही है? एम्प्लॉइज की बात चल रही है कि भैया एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट होगी। कैसे डेवलपमेंट होगी? अच्छे से वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रखेंगे तो वो भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही काम कर पाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, परेशानियां उन्हें इतनी ज्यादा नहीं आती है, तो उनकी भी डेवलपमेंट होने के चांसेस हो जाएंगे हमारे। देन इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि इस चैप्टर का बहुत 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 ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके कि आपको फायदे और नुकसान भी जरूर करने हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, अगर आप अपने फंक्शंस के बेसिस पे, फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सेल हुआ, परचेज हुआ, इस तरह की चीजें हुई। तो अगर आप सेल परचेज यानी सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग बना रहे हो, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, ये सारी चीजें काम है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें काम है। तो अगर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। और अगर आप प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, जैसे एक कंपनी अगर शूज भी बनाती है और मोबाइल एसेसरीज भी बनाती है, हैंड फ्री भी बनाती है, डेटा केबल भी बनाती है, तो शूज भी बनाती है, डेटा केबल भी बनाती है। तो अगर इस तरह की कोई कंपनी है तो वो अगर प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी अलग अलग जगह अलग अलग ही डालनी पड़ेगी फैक्ट्री भी। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही फैक्ट्री में जूता भी बन रहा है और उसी के लेज की मदद से डेटा केबल बना दी, तो ये है ना। तो अगर अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवीजन बना दिए जाएं, अलग अलग फैक्ट्री डाल दी जाए, जिस सिचुएशन के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि अगर शूज का सेगमेंट है वो अलग रहेगा, मोबाइल एसेसरीज का सेगमेंट अलग रहेगा, इवन 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 इनका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट और इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट तो कॉमन हो सकता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली अलग ही रहेगा। तो इस तरीके की बातें हैं। तो कुल मिला के अगर फंक्शन के बेसिस पे बाइफर्केशन रहे तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर, और अगर प्रोडक्ट के हिसाब से रहे तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, अगर अलग अलग चीजों में हम डील कर रहे हैं तो उस बेसिस पे जब हम डिवीजन करते हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर। इनके फायदे नुकसान जरूर पढ़ने हैं आपको, समझ गए ना? मुस्कान, खैर, तो इनके फायदे नुकसान जरूर पढ़ने हैं पेपर के अंदर। इससे केस स्टडी आपकी मान के चलो इस चैप्टर से काफी बार आती है, और जब केस स्टडी आती है तो पहला काम तो होता है यही आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो तो हो जाता है आइडेंटिफाई। सेल, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, अगर फंक्शन के बेस पे होगा तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट के बेस पे होगा तो डिविजनल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई तो हो जाता है। अगली बात तो याद करने की है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो याद करनी पड़ेंगी, घर पर बैठकर याद करें, जो समझ में ना आए तो वो पूछ लें। आगे बढ़ता हूं, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? आमतौर पर एक कंपनी के अंदर, एक फर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो फॉर्मल होता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो इनफॉर्मल होता है। नहीं 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 नहीं, दोनों के दोनों होते हैं। हाँ, किसी कंपनी के अंदर फॉर्मल ज्यादा होता है, इनफॉर्मल कम होता है, किसी में इनफॉर्मल ज्यादा होता है, फॉर्मल कम होता है। क्या बातें चल रही है जरा सुनते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आमतौर पर आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन कर दी जाती हैं, जहां हम मेनली बार बार बारंबार बातें चिल्लाते हैं रूल्स की, रूल्स रेगुलेशंस, ये काम ऐसे करना है, वैसे करना है, जहां रूल्स को फॉलो किया जाता है, वो चीज कहलाती है आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ रूल्स की बातें की जाए, सिर्फ आपकी बाउंड्रीज, आपकी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की ही बातें की जाए, अगर ये वाली बातें नहीं हो कि और भाई कैसा है ना, अगर इस तरह की बातें ना हो, जोक्स ना हो, जो आमतौर पर एक कंपनी के अंदर एक बॉस होता है वो नॉर्मली फ्रिक्वेंट बेसिस पे बीच बीच में अपनी टीम को अक्सर लंच पे लेके जाते हैं बाहर, कई बार घुमाने के लिए लेके जाते हैं, आउट ऑफ दिल्ली लेके जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी वाले तो आउट ऑफ इंडिया ही लेके चले जाते हैं। तो कुल मिला के ये वाले काम होते हैं तो ये किस लिए होते हैं? जिससे कि एम्प्लॉय लोग मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर थोड़े रिलैक्स रहें। जो आमतौर पर कई बार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बॉस कई बार अलग तरीके से, एक तो होता है फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की हाँ गुड मॉर्निंग, एक होता है कि और भाई क्या हाल है ना। अब खैर बॉस भाई तो नहीं बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि और जी कैसे हो, मतलब ऐसे कई बार इस तरह की बातें इस टोन के अंदर बोल दी जाती हैं। तो ये क्या, आपसे जुड़ाव महसूस करवाने के लिए, बेसिकली थोड़ा साइकोलॉजिकल मोटिवेशन देने के लिए।
जो आमतौर पर बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ भी करता है और एम्प्लॉइज आपस में भी करते हैं। तो जो लोगों के बीच में उनके आपसी इंटरेक्शन से एक नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशंस बनते हैं आपस में, तो वही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों ही चीजें होती हैं। कहीं पर फॉर्मल ज्यादा, रूल्स एंड रेगुलेशन की बातें ज्यादा रहती हैं, इनफॉर्मल यही कि नॉर्म, ये क्या होगा, ये कहां से आ गई, मक्खी तो नहीं है हमें। अरे कहाँ पहुंचा दिया। आ गया। खैर, मक्खी तो है भी नहीं, कैसे चला गया ये, थक गया लगता है। खैर, चलो फिर घर चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, घर भी जाएंगे ही। आंखें थक गई, अच्छा। खैर, मगर मेरे ख्याल से एक दिन में तो आज से पहले इतने चैप्टर कभी एक साथ पढ़े ही नहीं है। पेपर से एक दिन पहले 1 घंटे में पूरा सिलेबस है, अरे वाह। 2x पे, हाँ 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 हाँ, सही बात है। चलो खैर 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 खैर, तो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल दोनों ही हर एक कंपनी के अंदर फॉल करते हैं, आगे ही बढ़ जाते हैं। खैर वो लिखा भी हुआ है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों की दोनों काफी ज्यादा जरूरी चीजें, ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर। इससे भी जो आती है केस स्टडी, तो या तो केस स्टडी आपके वो फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर से आना तय है, कंफर्म है कि आएगी ही आएगी, और या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगी ही आएगी, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। जहां डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, आसान भाषा में तो वही कि अपना काम खुद ना करके किसी और को दे देना, अपना काम खुद ना करके किसी और को दे देना। कारण क्या हो सकता है, हमारे ऊपर वर्क बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा, हमारे ऊपर वर्क बर्डन थोड़ा ज्यादा होगा। अपना वर्क बर्डन रिलीज करने के लिए किसे दिया होगा, अपने सुपीरियर को दिया होगा तुमने, खैर, तो अपने सबॉर्डिनेट को दिया होगा जो हमारे नीचे काम करता है। तो बेसिकली अपना काम खुद ना करके किसी और को दे देना, अपनी अथॉरिटी दे देना। लेकिन क्या पूरी तरह से अपनी अथॉरिटी दे देना, यानी अपनी पूरी पावर दे देना, तो जवाब है ना। तो माना हम अथॉरिटी सामने वाले को भी दे देते हैं, अपने सबॉर्डिनेट को भी दे देते हैं, लेकिन अपने पास भी रखते हैं। क्या जिस दौरान वो काम जब मेरे पास था, क्या तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पास थी या नहीं, तो थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, काम करने के बाद की जवाबदेही, आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे पास थी। अगर मैंने डेलीगेट कर दिया उस काम को, ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे इंसान को, अपने सबॉर्डिनेट को, तो क्या इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेरी आंसरेबिलिटी खत्म हो जाएगी मेरे सुपीरियर को, तो जवाब है ना। मेरा सुपीरियर तो बाद में भी मुझसे ही पूछेगा, सीधी सी बात है। मैं किसी और से करा रहा हूं या खुद कर रहा हूं, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। यानी मुद्दे की बात क्या, कि पहली बात तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर होता क्या है, डेलीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन वर्ड का मतलब ट्रांसफर कर देना। क्या ट्रांसफर कर देना, अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना। हालांकि हालांकि क्या आप खाली अथॉरिटी ट्रांसफर करते हो, जवाब है ना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हो सामने वाले पर्सन को कि भैया आपकी जिम्मेदारी है, आपको काम करना है। और क्या आप पूरी तरह से ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर देते हो, तो जवाब है ना। आपके पास भी तो रहेगी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास भी अभी भी पावर है। किस बात की पावर, कभी भी चाहोगे तो वापस उससे काम ले सकते हो, कभी भी चाहोगे तो किसी और को काम दे सकते हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी भी है, सुपीरियर तो अभी भी हमसे ही पूछने वाला है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, तो ग्रांटिंग, ग्रांट कर देना अथॉरिटी, पावर, किसे, सबॉर्डिनेट को, टू ऑपरेट विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिटेड, कि अपने हद में रहना, भूल मत जाना तुम कौन और मैं कौन, है ना, प्रेस्क्राइब लिमिट में। कभी सोचो कि हाँ ये पावर तो मेरे पास थी, मैंने तुझे दे दी तो तू बन गया पावरफुल, ना, है सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट ही रहेगा। ठीक है जी, ऐसे करके तो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही ट्रांसफर की जाती है ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। मॉनिटर अच्छा चलो खैर, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रहते हैं हमारे, अथॉरिटी जो ट्रांसफर की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी भी दी जाती है। खैर आमतौर पे डेलीगेशन से फायदा क्या होता है, तो उम्मीद करता हूं समझ ही सकते हैं। विदाउट डेलीगेशन सारा काम खुद से करेंगे तो वर्क बर्डन काफी ज्यादा रहेगा। अपना काम खुद ना करके और लोगों को दे दिया तो सारा वर्क बर्डन तो उनके ऊपर आ जाएगा। हम क्या मत जानी लाइफ आराम से जिएंगे, खाली मैनेज करेंगे, खाली फॉलो अप करते रहेंगे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस बात खत्म। तो डेलीगेशन करने से ये फायदे रहते हैं। खैर, तो डेलीगेशन से क्या फायदे रहते हैं, जो हमारे
वर्कलोड होता है वो रिड्यूस होता चला जाता है, और इवन जो एम्प्लॉय हैं, भाई आप अपने सबॉर्डिनेट को काम दे रहे हो तो वो अब काम में कुछ वक्त के लिए अब माहिर होता चला जाएगा धीरे धीरे। आप जितना कम काम उन्हें दोगे उन्हें काम करने की आदत ही नहीं रहेगी, तो जितना ज्यादा आप डेलीगेट करते हो आप अपने एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट कर रहे होते हो। क्विक और बेटर डिसीजन ले पाओगे आप, क्यों? क्योंकि आपने जो बेवजह के काम थे, थोड़े बल्कि नेचर के, लेबरस नेचर के काम थे, वो आपने डेलीगेट कर दिए हैं, तो मेन कोर इशू पर ध्यान देने का ज्यादा वक्त है आपके पास, जल्दी फैसले ले सकते हो, अच्छे फैसले ले सकते हो। हाई मोरल ऑफ अ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट के बीच में भी एक बेटर मोरल यानी कि एक मोटिवेशन वाली फील आती है कि ठीक है जी हमें भी लगातार काम मिल रहा है, मेन काम का हम भी पार्ट हैं। जैसे बहुत सी कंपनीज के अंदर आमतौर पर जो लोग होते हैं जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड से रहते हैं कि पता नहीं क्या छोटू बना के रखा हुआ है, बस फोटोकॉपी कराते रहते हैं, बस इधर उधर चेक देने के लिए भेज देते हैं, कोई मेन काम तो देते नहीं, ये टाइपिंग का काम दे दिया है बस टाइपिंग करते रहो। ये कोई काम होते हैं कि फिजिकल टेक्स्ट को देखकर बस टाइपिंग करते हो, ये कोई काम होते हैं कि इससे मेरी कोई स्किल इंप्रूवमेंट हो रही है? तो आमतौर पे इस तरह की प्रॉब्लम मतलब होती है, बहुत लोगों के साथ में होती है कि उनको काम ही दिए जाते हैं इस तरह के छोटू नेचर के, तो इससे क्या होता है, उससे तो उनका मोरल डाउन होता है। लेकिन जब कहीं भी मेन काम में इन्वॉल्व किया जाता है एम्प्लॉय को, तो उससे उसका हाई मोरल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में मदद मिलती है क्योंकि हमारे ऊपर से वर्क बर्डन कम हो गया है, तो अब हमारा मेन काम ही है सिर्फ और सिर्फ क्या, चीजों को मैनेज करना, चीजों को मैनेज हम बेटर वे में कर पाते हैं। जो सेकंड टर्म है हमारी डिसेंट्रलाइजेशन, ये क्या है बेसिकली, जरा आराम से, जो डेलीगेशन है वो एक छोटी टर्म है, ये छोटा बादल, ठीक है भैया जो डेलीगेशन है वो एक छोटी टर्म है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक बहुत बड़ी टर्म है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपना काम खुद ना करके किसी और को कराना। क्या एक बार अगर आपने खुद का काम खुद ना करके किसी और से करा लिया, क्या हर बार कराना पड़ेगा? क्या जरूरी है? जरूरी नहीं है, अथॉरिटी तो मेरे ही पास है ना, हमने कहा था ना उसे कि भूलना मत तू कौन है। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि हर बार मैं डेलीगेट करूं, और जरूरी नहीं कि हर बार मैं उसी को डेलीगेट करूं, मेरी मर्जी, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं दूसरी बार किसी और को भी डेलीगेट कर सकता हूं, और मैं दूसरी बार में भी हो सकता है डेलीगेट ही ना करूं। यानी जो डेलीगेशन है वो तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, जो कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसे करके। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो क्या है, वो तो कंपनी की पॉलिसी है। वो क्या है, वो एक कंपनी की पॉलिसी की तरह एग्जिस्ट करती है। और कंपनी की पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो कंपनी के एक हिस्से पर अप्लाई नहीं होगा बल्कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे हिस्से पर अप्लाई होने वाला है। तो अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि भाई जो मैनेजर है, एक मैनेजर है, उसको बड़ा वर्क बर्डन महसूस हो रहा था, उसने अपना काम किसी और अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को दे दिया, तो उस सिचुएशन के अंदर कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, तो ऑब्वियसली डेलीगेशन है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर तो वर्ड शब्द क्या लिखे होते हैं इस केस स्टडीज के अंदर, कि एक कंपनी है जिसके अलग अलग सेगमेंट्स बने हुए हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर बांटनी शुरू कर दी, एक तरीके से अथॉरिटी ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। लेकिन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटा मोटा किसी एक आधे मैनेजर ने ये काम नहीं किया है, जितने भी मैनेजर हैं सबको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप अपने ऊपर से वर्क बर्डन हटाएं, और पूरी पूरी कंपनी के ऊपर ये पॉलिसी की तरह एप्लीकेबल हो गई ये चीज, तो उस चीज को पुकारते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इस चीज को दूसरे वर्ड्स में पता है क्या पुकारते हैं, इस चीज को दूसरे वर्ड्स में पुकारते हैं कि एक पॉलिसी है, अगर ये पॉलिसी पूरी की पूरी कंपनी में अप्लाई हो, यानी कंपनी के हर कोने में डेलीगेशन, और डेलीगेशन का मतलब अपना काम खुद ना करके किसी और से कराओ, अपना काम खुद ना करके किसी और से कराओ। तो कंपनी के हर एक कोने में जब डेलीगेशन ये हो रहा होगा, यानी जितने भी मैनेजर हैं वो अपना वर्क बर्डन हटाकर नीचे वालों को दे रहे होंगे, अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स कर रहे होंगे, बांट रहे होंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो बेसिकली जब एक कंपनी के अंदर मल्टीपल जगह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन पुकारते हैं। डेलीगेशन एक छोटा वर्ड है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल मैनेजर जब अप्लाई करता है तो उसको नॉर्मल डेलीगेशन पुकारते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एक कंपनी की पॉलिसी की तरह होता है, पूरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। डेलीगेशन वन टाइम इवेंट है, एक बार आपने कर दिया दूसरी बार ना भी करो तो चल जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन वन टाइम इवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज आप कह रहे हो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कर दो डेलीगेशन, कल कह रहे हो कि नहीं वापस ले लो सारी पावर, ऐसे नहीं है। तो एक बार कर दिया आपने डिसेंट्रलाइजेशन तो फिर तो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, बार बार आप चेंजेस नहीं करते हैं। खैर, तो बेसिकली जहां हम थे डिसेंट्रलाइजेशन पे थे, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ही है, लेकिन थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी कंपनी में हर एक लेवल पर जब डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी होता है, जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, तो ये मल्टीपल डेलीगेशन मिलके ही डिसेंट्रलाइजेशन कहलाते हैं।
तो इसके भी फायदे लगभग लगभग कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं, हालांकि थोड़े बहुत जरूर बदलेंगे, क्योंकि डेलीगेशन का मेन पर्पस क्या रहता था, अपने खुद के वर्कलोड को कम करना। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या रहता है, मेन इंपॉर्टेंस में मेन बात क्या आती है कि यहां अपना वर्क बर्डन कम करना नहीं है मेन पर्पस। यहां हमारा पर्पस है कि भाई हमारे पास से काम वहां चला जाए तो इससे उनका भी मोरल अप हो, उससे वो भी काम में एफिशिएंट हो सके, और साथ ही साथ हम मेन कोर इश्यूज पर ध्यान देकर बेटर क्विक डिसीजन ले सकें। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ी सी बातें बदलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम डेवलप करते हैं सबऑर्डिनेट के बीच में कि आप भी इनिशिएटिव ले सके सबऑर्डिनेट का मोरल अप करने के लिए। हम भविष्य का मैनेजरियल टैलेंट डेवलप कर रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वो फटाफट डिसीजन ले सके, क्योंकि उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपनी मैक्सिमम पावर नीचे, तो वो मेन कोर इशू पर ध्यान देकर क्विक जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। बाकी ये भी एक फायदा तो हो ही जाता है कि भाई हमने अपना काम किसी और को तो दे ही दिया है, मिडिल लेवल वालों को दे दिया है, लोअर लेवल वालों को दे दिया है, तो रिलीव द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उनके ऊपर से वर्क बर्डन काफी कम हो जाता है। ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ लाना आसान, कंट्रोल मैनेज करना आसान हो जाता है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर भी समाप्त। तो बताओ जी, कोई बात पूछनी है क्या?